यह लड़का हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर डैन कैंपबेल है। इस समय वह एक बेहद अजीब सिचुएशन में फंस गया है क्योंकि सभी फीमेल हीरोइंस और विलेंस उसकी वाइफ बनने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। यह नौबत तो यहां तक आ गई है कि हस्बैंड वॉर छिड़ चुका है। किसी आम लड़के के लिए शायद ये सिचुएशन खुशी से पागल कर देने वाली होती, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा नहीं है। डैन पूरी तरह शांत दिमाग वाला है। वह जानता है कि उसकी भूमिका सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर का है और उसे इस सिचुएशन का आनंद उठाने का कोई हक नहीं है। अगर वह इन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में उलझ गया तो उसकी किस्मत बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगी। लेकिन हालात कभी उसके मुताबिक नहीं चलते। क्या आप इस कहानी के आगे की डिटेल्स जानना चाहते हैं? तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वापस आइए क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है डैन से, जो खिड़की के बाहर गहरी नजर जमाए सोच रहा है। बटरफ्लाई इफेक्ट के अनुसार इंसानियत की किस्मत एक छोटे से निर्णय से बदल सकती है। दूसरे शब्दों में, यह किसी न्यूक्लियस की तरह काम करता है। कम से कम मेरे लिए तो यही सच है, क्योंकि अब तक मैंने कई फैसले लिए हैं जिन पर मुझे पछतावा है। तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और उसे हनी कहकर पूछता है कि क्या वह सुन रहा है। मुझे पता है कि तुम अंदर हो, इसलिए मैं आ गई हूं, और अच्छा यही होगा कि तुम दरवाजा खोल दो। मैंने क्लब की हाउसकीपर ओफेलिया से पूछा था और उसने बताया कि आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। तो क्या तुम सच में मुझे अनदेखा करने वाले हो? जैसे ही वह फेमिलियर वॉइस डैन के कानों में पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा और उसने मन ही मन चीखते हुए कहा, इससे ज्यादा जिद्दी लड़की कोई नहीं हो सकती। डैन की सोच सही साबित हुई, क्योंकि अगली ही पल लड़की ने दरवाजे को तोड़ने के लिए उसमें तलवार घुसेड़ दी। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी, उसने शांत स्वर में कहा। डैन ने तुरंत उसे रोकने के लिए चिल्लाया, रुको, ये नियमों के खिलाफ है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसे सजा देती है। लेकिन लड़की ने एक ऐसा सच बताया जिससे डैन की हालत और खराब हो गई। अरे, तुम्हारी बुरी किस्मत, क्योंकि मैं ही स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूं। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा एक झटके में चकनाचूर हो गया। लड़की कमरे में घुसी और गुस्से में बोली, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, और वो भी पूरे 32 बार। क्या क्या इसने सच में गिनती की थी? डैन ने मन ही मन गहरी सांस लेते हुए सोचा, लेकिन लड़की ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और शांत आवाज में बोली, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, डैन कैंपबेल। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सवाल पूछने वाली लड़की एक रॉयल यूनिफॉर्म पहने थी और उसकी कमर पर लंबी तलवार बंधी थी। डैन अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि अचानक पास से एक दूसरी लड़की की आवाज आई, तुम किस बारे में बात कर रही हो, प्रिंसेस एलेना? मुझे नहीं लगा था कि तुम एक ऐसे फूल के पीछे पड़ोगी जो पहले ही किसी और का हो चुका है। क्या तुम्हारे परिवार का यही तरीका है? आवाज एक खिड़की के पास बैठी बैंगनी बालों वाली लड़की की थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सिर पर एनिमल जैसे कान थे। उस लड़की को देखकर एलेना की आंखें सीरियस हो गईं और उसने कोल्ड टोन में कहा, यह जगह एक असैसिन के लिए कुछ ज्यादा ही वेल लिट है और यहाँ विटनेसेस भी बहुत हैं। इसके जवाब में बैंगनी बालों वाली लड़की सारा ने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, गवाहों को खत्म करना ही मेरा काम है, प्रिंसेस। डैन ने घबराकर दोनों के बीच में आकर कहा, रुको एक सेकंड, मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, अचानक छत टूट गई और एक नीले बालों वाली लड़की नीचे कूद कर आ गई। डैन ने थककर सिर पकड़ लिया और बोला, लूना। और वाकई, लूना का इरादा भी बाकी लड़कियों से अलग नहीं था। उसने खुशी से कहा, चलो मेरे साथ रहो डैन। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस अब तुम्हें चलना है। यह सुनकर अचानक एक काले बालों वाली लड़की सामने आई जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने हाथ में पकड़ी चेन को घुमाते हुए लूना पर हमला कर दिया और कहा, तुम कितनी बदतमीज हो। काले बालों वाली लड़की डैन से कहती है कि वो दिन भर ऐसा क्या करता है जो उसके इर्द गिर्द इतनी सारी लड़कियां हैं। मैं तुम्हारी फियांसे होने के नाते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तभी एक लाल बालों वाली लड़की आग के झाड़ू पर उड़ती हुई आई और चिल्लाई, तुम सब जेलस विमेन चुप रहो, डैन कैंपबेल सिर्फ मेरा है। अगले ही पल सभी लड़कियां एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखने लगीं। वे जानती थीं कि बिना लड़े कोई भी डैन को अपने साथ नहीं ले जा सकती। कोई देरी किए बिना सभी एक दूसरे से भिड़ गईं और डैन, वह इस हंगामे के बीच बुरी तरह फंस चुका था और चीख पड़ा, तुम सब आपस में क्या बकवास कर रही हो? तो आखिर ये सब हुआ कैसे? डैन ने गहरी सांस ली और सोचा, ये सब एक सर्वाइवल गेम की वजह से हुआ जिसने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया। इसका नाम था सेवियर राइजिंग, जिसे शॉर्ट में एसआर कहते हैं। यह गेम एकेडमी लाइफ पर आधारित था और खास तौर पर यंगर एडल्ट्स के लिए बनाया गया था।
इसमें वीएबू वर्ल्ड जैसा एहसास था, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत ही जाने पहचाने और स्टेबल थे। मैंने यह गेम खेला, इसे पूरा किया और इसका एंडिंग भी देखा, और इसे काफी दिलचस्प और संतोषजनक पाया। लेकिन फिर अगली सुबह मैं खुद इस गेम में खींच लिया गया। क्या यह कोई लॉजिकल चीज है? रुको, क्या मैंने इस गेम को कोसा था और अब कोई डिवाइन डेवलपर मुझसे बदला ले रहा है? मैं तो मेन कैरेक्टर से भी ठीक से जुड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं खुद डैन कैंपेल बन गया था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और जो सिर्फ एक अनजान वाइस काउंटी का उत्तराधिकारी था, जो इस दुनिया में बस एक तीसरे दर्जे का मामूली कैरेक्टर था। इस कैम्बल वाइस काउंटी की मुख्य पहचान सिर्फ फार्मिंग थी। यहां न तो कोई डंजन था और न ही कोई खास संसाधन, जबकि पूरे एम्पायर में डंजन्स आमतौर पर पाए जाते थे। जिस विकाउंटी का नाम शायद ही किसी ने सुना था, वहां का उत्तराधिकारी रॉयल एकेडमी में दाखिला ले रहा था। यह खबर पूरे क्षेत्र में सनसनी बन गई। जिस दिन डैन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, उसके पिता और पूरे इलाके के लोग उसे विदाई देने आए। उनके चेहरों पर अविश्वसनीय खुशी थी। उसके पिता तो अपनी भावनाएं भी नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार तुम जा रहे हो डैन। तुम हमारे विकाउंटी के गर्व हो। अपना ख्याल रखना और कोई मुसीबत मत खड़ी करना। ईलॉन्टे एकेडमी में पूरे एम्पायर के सभी ग्रेट हाउस होल्ड्स के सक्सेसर्स इकट्ठा होते हैं। ऐसे में एक बैरन के बेटे के लिए सबसे सही यही होगा कि वह किसी की नजरों में न आए, समझे? उसके पिता की जरूरत से ज्यादा लंबी और डिटेल्ड सीख सुनकर डैन ने असहज हंसी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने समझ लिया। उसके बाद उसने अपना स्टेटस इन्फो चेक किया। नाम डैन कैम्बल, स्ट्रेंथ एफ, एजिलिटी एफ, स्टैमिना एफ, लक एफ, कैरिज्मा एफ, स्किल्स कुछ भी नहीं, एक्सपर्टीज कुछ भी नहीं, स्पेशल ट्रेट्स कुछ भी नहीं, स्पेशल गिफ्ट कुछ भी नहीं। इस दयनीय स्टेटस इन्फो को देखते ही डैन के माथे पर पसीना छलक आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने घटिया आंकड़ों के साथ वह एकेडमी में कैसे जिंदा रहेगा, या फिर वहां से पास आउट भी कर पाएगा या नहीं। सब कुछ एफ। मैं, जो असली दुनिया में एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर था, इतनी खराब स्टार्टिंग स्टैट्स तो मैंने जब भी नहीं देखी। फिलहाल सिस्टम ने उसे एक मेन क्वेस्ट सौंपा था, एकेडमी में दाखिला लेना और एक क्लास में असाइन होना। अगर उसने यह टास्क नजरअंदाज किया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। और चूंकि वह जिस ईलंटे एकेडमी में दाखिला लेने वाला था, वहां जल्द ही विलेंस के कारण अफरा तफरी मचने वाली थी, तो डैन ने ठान लिया कि वह ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाए। यही सोचकर उसने अपने पिता को आत्मविश्वास भरी नजर से देखा और कहा, पिताजी, चिंता मत करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी का ध्यान अपनी ओर न खींचूं। मैं कैम्बलविक काउंटी की सिचुएशन सुधारने के बारे में कोई सपने नहीं देखूंगा, और मैं अपने ग्रेड भी एवरेज से नीचे ही रखूंगा। इतना कहकर उसने सबको विदाई दी और रॉयल एकेडमी जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। डैन ने सोचा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चीजें उतनी आसान नहीं होने वाली थीं जितनी उसने उम्मीद की थी। उसने खुद से सवाल किया, एक सच्चे साइड कैरेक्टर को बस चुपचाप रहना चाहिए, नजरों से दूर, और मैं भी यही करूंगा। उसका एकेडमी लाइफ अब ऑफिशियल रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन आखिर वो उसी ट्रेन में क्यों था जिसमें वह थी? डैन के सामने सिल्वर बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह सफर का फायदा उठाते हुए किताब पढ़ रही थी और धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरती पर मत जाना। अपने गेमिंग एक्सपीरियंस की बदौलत डैन अच्छी तरह जानता था कि वह लड़की कौन थी। वो लड़की एक ब्लडी विलन थी जिसने अनगिनत लाशें बिछा दी थीं। इस दुनिया की फाइनल बॉस। डेन को गेम की मेन स्टोरी लाइन याद आती है। एलनोर और गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट लगातार टकराते रहते हैं, जिससे एलेना की सैनिटी टूटने लगती है। आखिरकार ग्रे डीमन की डॉर्मेंट एग्जिस्टेंस उसे पूरी तरह निगल जाती है और वह फाइनल बॉस बन जाती है। गेम की एंडिंग के अनुसार सिर्फ मेन प्रोटैगनिस्ट ही उसके फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता था। एलेना अब भी अपनी किताब में डूबी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने महसूस कर लिया हो कि डैन उसे घूर रहा है। बिना किताब से नजर हटाए उसने कहा, क्या तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यह सुनते ही डैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं, मैं ठीक हूं। एलेना ने अपनी किताब से नजरें हटाए बिना कहा, मैं फर्स्ट क्लास केबिन में बैठने की बजाय यहां बैठी हूं, क्योंकि यह मेरे परिवार ड्यूक फैमिली की एक सोच समझी स्ट्रैटेजी है। अगर इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हुआ हो तो माफ करना। वैसे भी जो भी मेरे साथ इस कैरेज में बैठता है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होता है। उसका लहजा थोड़ा ठंडा था, लेकिन डैन को उसमें कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा, यह तो मेरी यादों से अलग है।
एलेना को हमेशा परफेक्शनिस्ट और बोल्ड बताया गया है, तो फिर यह सेंसिटिव साइड क्या है? जब डैन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने फिर पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो? डैन ने अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए सिर खुजलाया और हकलाते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं। तुम वाकई बहुत दयालु हो। एलेना ने अपनी किताब से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और कहा, दयालु? तुमने ऐसा कुछ सुना है या यह तुम्हारी खुद की राय है? क्या हम पहले मिले हैं? उसका सवाल सुनते ही डैन हड़बड़ा गया। उसने खुद को मन ही मन कोसा, मैं कितना बेवकूफ हूं। फिर तुरंत सफाई दी, नहीं नहीं, मैंने बस सुना था कि तुम काफी स्ट्रिक्ट हो। डैन को अनकंफर्टेबल होता देख एलेना ने हल्की सांस ली और दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगी। उसने हल्के से कहा, तुम सच में बहुत अजीब हो। डैन ने सिर्फ एक मजबूर मुस्कान दी और कहा, हाँ, मैंने यह बात कई बार सुनी है। लेकिन तभी डैन ने अपने मन में सोचा, मैं बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखना चाहिए। डैन ने खुद से यह सोचते हुए बाहर देखा और तभी एक बड़ा पत्थर ट्रेन की ओर आ रहा था। यह देखकर डैन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह असली में हो रहा है। वो विशाल पत्थर तेजी से खिड़की की ओर आ रहा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। डैन तुरंत एलेना की तरफ मुड़ा और हड़बड़ाते हुए बोला, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, माफ करना। फिर वह सीधे एलोर की ओर झपट पड़ा। धड़ाम! वो बड़ा पत्थर ट्रेन से टकराया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धुएं के बड़े बड़े गुबार आसमान में फैल गए, लेकिन डैन और एलेना दोनों सुरक्षित थे, क्योंकि एलेना के पास एक जादुई नेकलेस था। जैसे ही डैन को यह एहसास हुआ, उसने बिना समय गंवाए झट से एलेना को पकड़ लिया और तुरंत नेकलेस के सुरक्षा दायरे में कूद पड़ा। अगर यह नेकलेस न होता तो मैं अब तक मर चुका होता। उसने अपने दांत भींचे और मन ही मन प्रार्थना की कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। और तभी एलेना की आवाज सुनाई दी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम थोड़ा हट सकते हो? तुम बहुत भारी हो। एलेना की बात सुनते ही डैन को एहसास हुआ कि वह उसके सीने से दबा हुआ पड़ा है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठा और उसने हकलाते हुए कहा, माफ करना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एलेना ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। यह पहली बार है जब किसी आदमी ने मेरे लिए इतनी हिम्मत दिखाई है, लेकिन थैंक यू। मैं तुम्हारी इंटेंशन समझ सकती हूं, इसलिए माफी मत मांगो। एलेना की इन बातों ने डैन को और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। अरे नहीं, इसने पूरी तरह से गलत समझ लिया। डैन ने तो खुद को सिर्फ नेकलेस की प्रोटेक्शन के अंदर गिराया था, एलेना को बचाने के लिए नहीं। एनीवे, एलेना बैठ गई, अपने बाल ठीक किए और फिर सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डैन को हल्की बेचैनी महसूस हुई। अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो ये फिर से मुझे ढूंढती रहेगी। अब मैं क्या करूं? लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने जवाब दिया, डैन कैंपबेल। एलेना ने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। जैसे ही एलेना ने यह कहा, डैन को अचानक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला, तुमने एक विलेन का ध्यान आकर्षित कर लिया है। स्पेशल गिफ्ट पाने की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। तुम्हें नई स्किल्स मिली हैं, अल्टीमेट सर्वाइवल और फेटल चार्म। यह नोटिफिकेशन देखते ही डैन का दिमाग सुन्न पड़ गया। समय बीतते देर नहीं लगी और जल्द ही डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई, जो घायलों की देखभाल करने लगी। क्या यह इसीलिए हुआ क्योंकि यह ट्रेन अलोंटे से आ रही थी? विशेष सुरक्षा उपायों की वजह से घायलों की संख्या कम थी। जिनकी जांच हो चुकी थी वे अब खुद चल सकते थे। इसके बाद डैन एक गाड़ी में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखने लगा। सफर के दौरान उसने उन स्पेशल गिफ्ट्स को देखने का मौका लिया जो उसे अभी अभी मिले थे। सबसे पहले उसने पहला गिफ्ट देखा, फेटेड कनेक्शन। अगर तुम उन लोगों का ध्यान आकर्षित करते हो जिनमें इविल ट्रेट्स होती हैं, तो तुम्हें अलग अलग इनाम मिलेंगे। डैन ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा, अब समझ आया इस स्किल को एक्टिवेट करना पहले इतना मुश्किल क्यों था। कैंपबेल एस्टेट में न तो कोई इविल ट्रेट्स वाला था और न ही कोई न्यूट्रल कैरेक्टर। यही वजह थी कि यह गिफ्ट कभी एक्टिव नहीं हुआ। तो क्या मुझे अभी मिली स्किल्स को देखना चाहिए? डैन खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उन्हें चेक करने लगा। पहली स्किल, अल्टीमेट सर्वाइवल लेवल, अननोन। जब भी तुम खतरनाक स्थिति में पड़ोगे तुम्हारे स्टैट्स बढ़ेंगे। खतरा जितना बड़ा होगा स्किल का असर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी स्किल, फेटल चार्म, लेवल अननोन। इसका असर उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना है जिनमें इविल ट्रेट्स हैं। सिचुएशन जितनी क्रिटिकल होगी स्किल उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। डैन इन दोनों स्किल्स को देखकर गहरी कंफ्यूजन में पड़ गया। अल्टीमेट सर्वाइवल तो बहुत काम की चीज है,
ये लड़ाई में मेरी मदद करेगी और मुझे जिंदा रहने का मौका मिलेगा। लेकिन फेटल चार्म, क्या मैं सच में इसके साथ रह पाऊंगा? इविल ट्रेट्स वाले लोग, गेम में ये कौन कौन थे? एक पागल योद्धा जो अपने 3 कदम के दायरे में आने वाले किसी को भी मार डालती थी। एक खतरनाक तलवारबाज जो बिना कारण किसी को भी काट सकती थी। एक भाड़े का हत्यारा जिसे बस पैसे चाहिए होते थे, फिर वह किसी की भी जान ले सकती थी। एक जीनियस मैच जिसने दुनिया से अपना हर नाता तोड़ लिया था। सबके सब खतरनाक लोग। इनमें से हर कोई अपने आप में एक खौफनाक मुसीबत है, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि अभी जरूरी बात यह है कि मेरे पास एक ऐसा स्किल है जो मुझे जिंदा रहने में मदद करेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस स्किल का रैंक अननोन दिखाई दे रहा था। मैं एक एसआर गेम का एक्सपीरियंस प्लेयर हूं, लेकिन मैंने पहले कभी स्किल रैंक अननोन नहीं देखी। आखिरकार इसका मतलब क्या हो सकता है? दूसरी तरफ डैन के चेहरे पर लगातार बदलते हाव भाव देखकर डॉक्टर थोड़ा परेशान हो गया और उसने पूछा, अरे क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे एक और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए? डैन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूं। समय तेजी से बीत गया। कैरिज डैन को सीधा एकेडमी ले गया। एकेडमी के बड़े हॉल में नए स्टूडेंट्स वहां जमा हो चुके थे। प्रोफेसर की गूंजती हुई आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। हालांकि रास्ते में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन मैं आप सभी का यहां सुरक्षित पहुंचने के लिए धन्यवाद करता हूं। इस साल के फ्रेशमैन सच में काफी प्रभावशाली हैं। लेकिन डेन का ध्यान प्रोफेसर की स्पीच पर बिल्कुल भी नहीं था। वह तो अब भी कैरिज में डॉक्टर के साथ हुई बातचीत को याद कर रहा था। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था, तुम तो बस एक अनजान मार्क्विस के बेटे हो, है ना? तुम्हारी कोई खास पहचान या कनेक्शन भी नहीं है। मैं भी कभी अलांते एकेडमी का स्टूडेंट था और मैं भी एक अनजान नोबल परिवार से आता हूं। ट्रिस्टन टेरिटरी के कई दुश्मन हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। अगर तुम हाई रैंकिंग नोबल्स के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगे तो तुम्हें मुसीबत मिलनी तय है। डैन ने बस सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त सिस्टम ने उसे एक नोटिफिकेशन भेज दिया। एलेना से जुड़े इवेंट होने में बस 2 दिन बाकी हैं। डैन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहूं या न चाहूं, मैं पहले ही इसमें फंस चुका हूं। इस बदनामी से भरी इस अकादमी में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह फाइनल बॉस बनने की उम्मीदवार है। सिर्फ उसके पास खड़े रहना भी मेरे लिए मौत की सजा जैसा है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, एक जोरदार आवाज ने उसे चौंका दिया। डैन कैम्पबेल, तू बेवकूफ है क्या? इतनी देर से किस दुनिया में खोया हुआ है? उसने तुरंत इधर उधर देखा कि यह शोर किसने मचाया था। कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख रहे थे और उनका एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही मजाकिया था। ही, देखो इस गांव के गंवार को। बाकी सबने तो अपने पार्टनर चुन लिए और यह अकेला बचा है। ब्राउन हेयर्ड लड़का उसकी ओर इशारा करके बोला, तुम्हारा मुकाबला अपने आप ही तय हो चुका है। डैन तुरंत नीचे की ओर भागा और खुद से बड़बड़ाया, अरे हाँ, एंट्रेंस सेरेमनी के तुरंत बाद ही प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होगा। उसने अपना सिर खुजलाया और बोला, सॉरी, मेरा पार्टनर कौन है? उसका चेहरा बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से पैनिक कर रहा था। अगर बाकी सभी ने पहले ही अपने पार्टनर चुन लिए हैं, तो जो अकेला बचा है वो जरूर सबसे ताकतवर होगा। और फिर ठीक उसी पल एक ऑरेंज बालों वाली लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान के साथ, और उसने कहा, हेलो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसकी खूबसूरत शक्ल और खुशमिजाज मुस्कान को देखकर भी डैन मुस्कुरा नहीं पाया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। ये दुनिया की सबसे महान जीनियस थी, भविष्य की रक्षक। ये सेवियर राइजिंग गेम की मेन हीरोइन थी। उसी पल डैन ने बस अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसने चुपचाप खुद से सवाल किया, क्या मैं बर्बाद हो चुका हूं? सीन बदलता है और एक फीमेल प्रोफेसर के ऑफिस की ओर आता है। इसी दौरान उनके कॉलीग भी अपनी शिकायतें कर रहे थे। अरे, काउंट क्रिश्चियन अभी अभी पहुंचे हैं और मार्की गैलांट्स भी आ चुके हैं, लेकिन एलेना अब तक यहां क्यों नहीं आई? हालांकि दूसरों की शिकायतों से अलग खुद महिला प्रोफेसर भी अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रही थी। क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? ड्यूअल क्वालिफायर्स इस वक्त चल रहे हैं और फिर भी वो इतनी ज्यादा लेट कैसे हो सकती है? और जैसे ही उसने यह सोचा, मानो उसके गुस्से का जवाब देते हुए अचानक किसी के कदमों की आवाज गूंज उठी। हर किसी की नजर उस दिशा में चली गई और फिर एलेना की घायल और लड़खड़ाती हुई शक्ल सामने आई। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसे देखते ही पूरे कमरे में एक तनाव की लहर दौड़ गई। फीमेल प्रोफेसर ने तुरंत सवाल किया, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी हैं। तुम आखिर गई कहाँ थी? लेकिन जवाब में एलेना ने बस हल्के से कहा,
बस एक छोटी सी चीज को संभाल रही थी। लेकिन उसके हालात को देखकर यह साफ था कि वो छोटी चीज बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। गहरी सांस लेते हुए प्रोफेसर ने अपने सहकर्मियों को इशारा किया, सॉरी, लेकिन मुझे इससे अकेले में बात करनी होगी। जब बाकी लोग बाहर चले गए तब प्रोफेसर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या किसी की मौत हुई? एलेना ने बेपरवाही से कहा, बहुत ज्यादा नहीं, शायद 12 के आसपास। फिर मानो सफाई देते हुए बोली, वे मुझे मारने की साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने एकेडमी की ट्रेन पर एक बड़ा पत्थर गिराने की कोशिश की ताकि यह हादसा लगे, लेकिन मैंने पता लगा लिया कि वे कौन थे और क्योंकि मैं वहीं थी तो मैंने उन्हें निपटा दिया। यह सुनकर प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और सावधानी से कहा, तुम्हें इसे स्कूल पर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एलेना ने तेज आवाज में उसे बीच में रोक दिया। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं हर किसी के साथ फेयर और नोबल तरीके से पेश आऊं? उन लोगों को माफ कर दूं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की? सामने खड़ी फीमेल प्रोफेसर ने एलेना की आंखों में झलकते संकल्प को देखा और फिर बहस करने का इरादा छोड़ दिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन कम से कम पहले जाकर कपड़े बदलो और जल्दी ड्यूअल अरीना की तरफ निकलो। अगर तुम जल्दी करोगी तो तुम्हें एलिया और डैन नाम के किसी लड़के से लड़ते देखने का मौका मिल सकता है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना। एलेना ने कहा, क्या डैन कैम्बल? प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, बिल्कुल सही, वही है। लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? एलेना के दिमाग में मेन कैरेक्टर की एक धुंधली इमेज उभरी। एक ऐसा लड़का जो हमेशा असहज और अनिश्चित सा लगता था। उसे याद कर वह हल्के से मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोल उठी, वो लड़का थोड़ा अजीब है। दूसरी तरफ हमारा डैन एरिना के बीचों बीच खड़ा कांप रहा था जबकि भीड़ उसे गांव का गंवार कहकर चिढ़ा रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके स्टैट्स बिल्कुल बेकार हैं। अगर उसने एक भी हिट लिया तो वो गया। लेकिन थ्योरी के हिसाब से उसके पास एक छोटा सा एडवांटेज था। उसके पास डेस्परेट सर्वाइवल स्किल थी। जितना ज्यादा खतरा उतना ज्यादा उसके स्टैट्स बढ़ेंगे। उसे इस बात का भी एहसास था कि बहुत से विलेन उसे देख रहे होंगे। अगर वह कम से कम जिंदा बच गया तो शायद वह किसी की दिलचस्पी खींच सके। अगर उसने सही चालें चली तो यह स्थिति उसके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। लेकिन तभी एलिया ने एक अजीब नजरों से उसे देखा और उसका नाम पुकारा और उसने कहा, सच बताओ, क्या तुम वाकई बहुत कमजोर हो? डैन घबरा गया, उसके शब्द अटकने लगे। यह देखकर एलिया ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम बहुत कमजोर हो और अभी मैं तुम्हें बुरी तरह पीटने वाली थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ गई। डैन ने हैरानी से पलकों को झपकाया और उससे पूछा, मुझे पीटोगी? पर क्यों? अब एलिया ने वजह बताई, क्योंकि तुम एलेना के साथ थे। मुझे उस लड़की से नफरत है, सिर्फ उसी से नहीं, पूरे ट्रिस्टन फैमिली से। वे सब के सब डीमंस हैं। हमारा डैन समझ गया। कमाल है, ये एलिया कितनी बेबाक है, सबके सामने यह बोलने की हिम्मत दिखा रही है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी नफरत की एक वजह थी। यह सब उसके परिवार की कहानी और उससे जुड़े ड्रामे से जुड़ा था। डैन सफाई देने की कोशिश की, मैं बस गलती से एलेना के साथ उसी जगह पर था, बस इतनी सी बात है। लेकिन एलिया ने परवाह नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। तुम्हें देखकर भी मुझे एलेना की याद आ जाती है और यह मुझे गुस्सा दिला रहा है। फिर उसने एक दिलचस्प ऑफर दिया, क्या तुम्हें नकली लड़ाई लड़ने में दिलचस्पी है? डैन को लगा कि यह बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह थी, अगर वह नकली लड़ाई करता तो उसकी स्किल्स में कोई सुधार नहीं होता। उसे यह भी नहीं समझ आता कि उसके असली टैलेंट्स क्या कर सकते हैं। उसके लिए इकलौता रास्ता यह था कि वह पूरी ताकत से एलिया के खिलाफ डटा रहे और जिंदा बचे। यही सोचते हुए, भले ही वह अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, डैन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके शरीर में हल्की कंपन थी, लेकिन डर पर काबू पाते हुए उसने खुद को जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया और कहा, ठीक है, लगता है मुझे तुम्हारे खिलाफ पूरी ताकत लगानी ही पड़ेगी। डैन एलिया को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, असल में मुझे एलेना थोड़ी पसंद है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एलिया का चेहरा गहरा पड़ गया और उसके आसपास की हवा अचानक भारी हो गई। उसने अपनी लकड़ी की तलवार कसकर पकड़ ली और ठंडी आवाज में बोली, तुम ये सच में कह रहे हो? डैन कहता है, बिल्कुल। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूं, तो फिर यही सही तरीका होगा। डैन अंदर से चीख पड़ा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अपने शब्द दोहराए, मुझे एलेना उतनी ही पसंद है जितना तुम उससे नफरत करती हो। इसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, डेडली चार्म एक्टिवेटेड। अब तुम विलेंस के लिए और भी ज्यादा आकर्षक हो चुके हो। तुम्हारी गिफ्ट बार में एक बोनस जोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ इलिया के चेहरे पर ठंडापन बढ़ चुका था।
डैन की बात सुनने के बाद अब उसने दया दिखाने का इरादा पूरी तरह छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो मुझे अब कोई पछतावा नहीं होगा। बिना कुछ कहे उसने जमीन पर जोरदार दबाव डाला और एक तीर की तरह तेजी से हवा को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसी समय उसने अपनी तलवार पीछे खींची और फिर बिजली की रफ्तार से एक वार किया। पलक झपकते ही उसकी तलवार ने डैन की लकड़ी की तलवार का सिरा साफ काट दिया। सौभाग्य से डैन उसकी हर हलचल पर पूरी नजर बनाए हुए था। आखिरी सेकंड में उसने अपना सिर थोड़ा पीछे झुका लिया और बाल बाल उस वार से बचा। हालांकि उसके चेहरे पर छिपी घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन इस बात ने एलिया को थोड़ा चौंका दिया। ओह, तुमने सच में इसे डॉज कर लिया। लगता है तुम पूरी तरह बेकार नहीं हो। ठीक है, तो अब मुझे बस और जोर से मारना पड़ेगा। इसके साथ ही एलिया ने एक बार फिर से अटैकिंग स्टांस ले लिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह सीरियस थी। बस उसके तलवार पकड़ने का तरीका ही इतना खतरनाक था कि डेन के पसीने निकल गए। अचानक स्क्रीन पर ब्लड रेड सिस्टम नोटिफिकेशन दिखने लगे। उसका डेस्परेट सर्वाइवर स्किल एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही यह मैसेज स्क्रीन पर आया, डेन ने अपने शरीर में एक अनदेखी ताकत महसूस की और फिर मानो बिना सोचे समझे उसने सीधा सामने की ओर घूंसा दे मारा और संयोग से वह घूंसा सीधा इलिया के चेहरे पर लगा। एक एक्स रैंक पंच, जो गेम में सबसे हाई रैंक था। एलिया का शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा और दीवार से इतनी भयंकर टकराई कि पूरी जगह गूंज उठी। पूरी एरिना में एक गहरी खामोशी छा गई। सब लोग, इंक्लूडिंग डेन, ऐसे खड़े थे मानो उनके होश उड़ गए हों और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डैन कैम्बल, जिसकी सारी स्टैट्स सिर्फ एफ रैंक पर थी, उसने अपने पहले ही दिन एलॉन एकेडमी में इस दुनिया की प्रोटागोनिस्ट को हरा दिया था। सीन बदलता है एकेडमी की इमरजेंसी मीटिंग। कुछ समय बाद प्रोफेसरों की मीटिंग में किसी ने कहा, इस बात की काफी संभावना है कि वो लड़का एक फ्रॉड है। लेकिन यह बात किसी को समझ नहीं आई। यह कैसे हो सकता है? हर कोई जानता है कि उसकी स्टैट्स बहुत लो हैं। उसकी एबिलिटीज तो ड्यूल से पहले चेक हो चुकी थीं। लेकिन वो अटैक, वो तो पूरी तरह रियल था। ग्लासेस पहने एक प्रोफेसर ने सवाल किया, तुम्हारा मतलब क्या है? ग्रीन बालों वाले प्रोफेसर ने जवाब दिया, पूरे अकादमी में कोई भी ऐसा पंच खाकर बिना चोट के बच नहीं सकता। मुझे लगता है कि उस लड़के ने या तो कोई इलीगल सब्सटेंस लिया था या फिर कोई फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे उसने एलिया को हरा दिया। लेकिन एक और संभावना भी है, एक अजीब सी, शायद वो लड़का कोई छुपा हुआ मॉन्स्ट्रस जीनियस है जो अपनी असली ताकत छिपाए बैठा था। रूम में पूरा साइलेंस छा गया। कोई भी कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। कुछ सेकंड्स बाद नीले बालों वाली एक स्टनिंग प्रोफेसर ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन उसकी विक्ट्री एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है। मराव कैंड्री एलिया का स्पॉन्सर है। क्या वो इतनी इजीली इसे सहन कर लेगा? एलिया का हार जाना और एकेडमी का अपना सबसे टॉप प्रतिभाशाली छात्र खो देना, यह बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए उन्होंने फैसला किया, इस लड़के को जल्द से जल्द एक फ्रॉड साबित करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। हरे कपड़े पहने एक प्रोफेसर को यह बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? फीमेल प्रोफेसर ने कामली समझाया, इस साल एकेडमी की न्यू बैच में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट्स आए हैं। वे इतने यूनिक हैं कि हमें उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। अगर डैन वाकई में उतना ही स्पेशल है जितना तुम कह रहे हो, तो मुझे कोई डाउट नहीं कि वो खुद उनके बीच में एक जगह बना लेगा। इस बीच डैन की एलिया पर एक ही पंच में जीत पूरी एकेडमी में चर्चा का विषय बन गई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, यहां तक कि यह अखबारों के फ्रंट पेज तक पहुंच गई। हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, आखिर डैन कैम्बल है कौन? वहीं दूसरी ओर डैन खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके पहले ही दिन ये सब हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि टैलेंट का इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसी दौरान उसकी गिफ्ट लिस्ट में एलेना का एक नया प्रोफाइल पॉप अप हुआ। उसका ट्रस्ट लेवल अब लेवल 2 पर पहुंच चुका था, जिसका मतलब था कि उसे एक नया छोटा सा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन यह अकेली अजीब बात नहीं थी। जब वह अपनी चेयर पर बैठा था, उसने गौर किया कि कई कैरेक्टर्स की क्यूरियोसिटी उसके ऊपर लगातार बढ़ रही थी और उसे साथ ही पॉइंट्स भी मिल रहे थे जिन्हें वो पॉइंट शॉप के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो बात डैन को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, वो थी फाइनल बॉस एलेना, जिसे तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वही उसके बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। इसके बाद सिस्टम ने उसे उसका रिवॉर्ड दिया, ट्रिस्टन फैमिली की फेंसिंग टेक्निक। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। ट्रिस्टन फैमिली गहराई से डीमंस के साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि डैन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, सरवाइव करना। जैसे ही वह इसे प्रोसेस कर रहा था,
उसे एक और चीज दिखी। एलिया की क्यूरियोसिटी लेवल उसके प्रति लेवल 4 तक पहुंच गई थी, लेकिन इसका रिवॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं था। डैन ने सोचा, रुको, लेकिन एलिया इस लिस्ट के अंदर है ही क्यों? रिवॉर्ड्स तो तभी मिलते हैं जब विलेन्स मुझ में पॉजिटिव इंटरेस्ट दिखाएं, लेकिन एलिया न तो विलेन है और न ही उसे मुझ में कोई पॉजिटिव इंटरेस्ट होना चाहिए। इससे पहले कि वो इस पर और सोच पाता, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डैन ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या यह डैन कैम्बल का कमरा है? मैं हूं एलिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उसी पल डैन ने खुद से कसम खाई कि वह मेन कैरेक्टर और विलेंस दोनों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखेगा। और अब जब उसने हीरोइन की आवाज सुनी, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हे भगवान, यह यहां क्यों आई? उसने अपने होंठ भींचते हुए खुद से कहा, अगर मैं चुप रहूं तो शायद वो चली जाए। लेकिन बाहर खड़ी एलिया मानो उसकी सोच पढ़ रही थी। अरे, मुझे पता है तुम अंदर हो। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगी। यह सुनकर डैन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चीख पड़ा, तुम पागल हो क्या? बाहर खड़ी एलिया ने उसकी आवाज सुनते ही अपनी टोन थोड़ा नरम कर ली, तो तुम सच में अंदर हो? क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैन कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से पूछा, किस बारे में? एलिया ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, अरे बस थोड़ी सी बातचीत, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलिया डैन के कमरे की ओर से आ रही है और उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। वो डैन के बारे में सोचते हुए कहती है, उसे मान जाना चाहिए था। वो इतनी टेंशन में क्यों है? आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसे तो बस मेरे लिए कमरे का दरवाजा खोल देना चाहिए था। फिर हल्की सांस भरते हुए खुद को कोसती है, सच में मुझे तो दोस्त बनाना भी नहीं आता। जैसे जैसे उसके दिमाग में ये ख्याल बढ़ते गए, उसकी अनॉयंस भी बढ़ती गई। इसी उलझन में वह अनजाने में किसी से टकरा गई, जिससे सामने वाले के हाथ में पकड़ा खाना नीचे गिर गया। सामने वाले व्यक्ति ने शांत लेकिन सीरियस टोन में कहा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम कहां चल रही हो। एलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झुककर जल्दी से गिरी हुई थैली उठाई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया और सामने वाले शख्स को देखा, उसका पूरा शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि वही थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, एलिना। जैसे ही एलिया ने उसका चेहरा देखा, एक पुरानी मेमोरी उसके दिमाग में उभर आई। आग की लपटों के बीच एक लड़का खड़ा था जो घबरा कर कह रहा था, भागो एलिया। एलिया एलिना को देखकर कांप उठी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने उस थैली को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों की नसें उभर आईं। एलिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। तभी उसको एहसास हुआ कि उसका हाथ अपने आप तलवार के हैंडल तक चला गया था। मैंने बिना सोचे समझे अपना हथियार पकड़ लिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सतर्कता से एलिना को देखा और सोचा, क्या मैं इस हालत में इससे जीत सकती हूं? एलिना ट्रिस्टन। इसने अभी मेरे हाथ की हरकत देखी थी, फिर भी इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्या वो ये जताना चाह रही है कि उसे मेरी परवाह ही नहीं? जैसा कि उम्मीद था, एलिना की आंखों में कोई चिंता नहीं दिखी, बल्कि उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, इसे मुझे वापस करो। एलिया के हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने थैली वापस एलिना को थमा दी, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। डैन का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? इसके बाद बिना कुछ और कहे दोनों एक दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही एलिया उसके पास से गुजरी, उसने हल्के स्वर में कहा, इस कॉरिडोर के अंत में दाईं तरफ मुड़ोगी तो डैन कैंपेल का कमरा मिल जाएगा। पीछे से जाते हुए एलिना अचानक रुक गई। उसने एलिया की बात सुन ली थी और उसने कहा, रुको जरा, तुम्हें उसके कमरे का पता कैसे चला? एलिया ने हल्की हैरानी के साथ भौहें उठाईं और लापरवाही से जवाब दिया, अभी अभी मैं उसी के साथ थी। यह सुनकर न जाने क्यों एलिना की आंखों में हल्की सी सीरियसनेस आ गई और उसने सीधा सवाल पूछा, तुम उसके साथ क्यों थी? एलिया नर्वस होकर कहती है, दोस्ती करने के लिए। मैं बस नए स्टूडेंट्स के बीच कुछ लोगों के साथ दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एलेना ने उसे तीखी नजर से घूरा और सख्त लहजे में चेतावनी दी, नए स्टूडेंट्स को अपोजिट जेंडर के लोगों से इंटरेक्ट करने की इजाजत नहीं है। एलिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या ऐसा कोई रूल वाकई में है? तभी एलेना ने बड़े कैजुअली अंदाज में कहा, मैंने अभी अभी ये रूल बनाया है, तो अब से तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि तुम उस रूम के पास भी नहीं जा सकती। एलिया ने कहा, माफ करना, लेकिन आपका और उसका रिश्ता है क्या, प्रेसिडेंट? लेकिन एलेना बस मुड़कर कहती है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि उसके रूम में जाना बंद कर दो। लेकिन तभी एलिया को कुछ याद आया।
वो पल जब डैन ने कहा था, मुझे एलेना उतनी ही पसंद है जितनी तुम उसे नापसंद करती हो। अब उसे यकीन हो जाता है कि इनके बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, और अगर उसे सच का पता लगाना है तो उसे डैन के और करीब जाना ही होगा। सीन अब अलोंटे एकेडमी के ग्रैंड हॉल में शिफ्ट हो चुका था। आज वहां कई नए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे क्योंकि यह कोऑपरेशन एग्जाम का दिन था। यह एग्जाम बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया था ताकि हर स्टूडेंट की क्षमताओं का सही आकलन किया जा सके। इसमें सबसे पहले वन ऑन वन ड्यूल्स होते थे, जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता था। और क्योंकि डैन ने एलिया को हरा दिया था, इसलिए उसे सबसे हाईएस्ट रैंक ग्रुप में रखा गया। उसके ग्रुप के ज्यादातर स्टूडेंट्स खुद पर काफी प्राउड महसूस कर रहे थे, लेकिन डैन अकेला था जो अंदर से नर्वस था। और सबसे बड़ी बात, ये लड़की जो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वो कल से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इससे दूरी बना ले, लेकिन किस्मत देखो, अब तो ये उसके ही ग्रुप में आ गई, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। ऊपर से उसका इंटरेस्ट लड़के में बढ़ता ही जा रहा है, जो सच कहें तो डराने वाला है। अचानक उसे याद आता है कि किसी ने उसकी रूम के सामने छोटे ब्रेड रोल्स का एक बंच रखा था, उसके एग्जाम के लिए गुड लक कहते हुए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये उसी लड़की का काम था या किसी और पागल इंसान का, लेकिन किसी भी हालत में चीजें उसके फेवर में नहीं जा रही हैं। और कम से कम ये एग्जाम स्टोरी का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में एलेना का नाम चमकता है। एक इवेंट शुरू होने वाला है। एलेना हमेशा की तरह पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक सामने आती है और अनाउंस करती है कि वही इस एग्जाम की सुपरवाइजर होगी। डैन पहले से जानता है कि अगर एलेना किसी चीज की इंचार्ज में है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। बीते दिन फैकल्टी मीटिंग में सभी प्रोफेसर्स ने मिलकर यह निर्णय लिया था, अगर डैन सच में इतना टैलेंटेड है कि उसने एक वॉरियर कैंडिडेट को हरा दिया, तो हमें उसके परफॉर्मेंस को करीब से मॉनिटर करना चाहिए। सावधानी बरतने के लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को इस टेस्ट का सुपरविजन करना चाहिए। इसी वजह से एलेना को इस ग्रुप का सुपरवाइजर बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में एलेना मुड़ी और आदेश दिया, सबसे पहले एग्जामिनेशन एरिया की ओर बढ़ो। वहां पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एलेना के ऑर्डर पर सभी स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे चल पड़े और टेस्टिंग फैसिलिटी की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉलवे में कदम रखा, पूरा एरिया अचानक अंधेरे में डूब गया। किसी ने हैरानी से कहा, वाओ, ये जगह तो बहुत कूल लग रही है। लाइट्स अचानक बंद हो गईं। एलिया ने तुरंत एलेना की ओर देखा और पूछा, तुमने कहा था कि हमें क्वेश्चंस वहां पहुंचने के बाद मिलेंगे, तो क्या यह टेस्ट का हिस्सा है? उसकी बात सुनकर एलेना कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी नजरें तेजी से आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थीं। एंट्रेंस सील हो चुका है, पावर कट हो चुका है, और तभी एलेना का इवेंट एक्टिवेट हो जाता है। डैन तुरंत समझ जाता है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक एम्बुश है। उसका सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि फिर से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है। वो चुपचाप आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स कैजुअली बात कर रहे होते हैं, ये मानते हुए कि कोई जल्द ही उन्हें बचाने आ जाएगा। हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहो। कौन जानता है, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो क्या हो सकता है? डैन ने वापस कमरे की तरफ देखा और अपनी नजरें पूरे हॉल में दौड़ाईं। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ, रुको एक सेकंड, अब जब मैं ध्यान से देखता हूं तो ये सारे लोग, ये तो प्रोटागोनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। अगर मुझे स्टोरी लाइन सही से याद है, तो यही वो जगह है जहां ये सब पहली बार मिलते हैं। ये सोचते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। इसका मतलब इस कमरे में मौजूद हर कोई कहानी के लिए बहुत जरूरी है। डैन के दिमाग में तुरंत एक आइडिया क्लिक हुआ। बिना वक्त गंवाए उसने दीवार पर लगे इंस्क्राइब्ड मैप की तरफ इशारा किया और अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि हमें सेंट्रल हॉल की तरफ जाना चाहिए। वहां पर सप्लाईज और इक्विपमेंट होंगे, और सबसे जरूरी बात, वहां खुली जगह होगी। अगर हम घात लगाकर हमला झेलते हैं, तो वहां खुद को डिफेंड करना इन संकरे हॉलवे के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। फिर उसने एलिया और एलेना की तरफ देखा। उसकी आंखें सीरियस थीं। तुम लोग भी महसूस कर रहे हो ना, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। इसके बाद डैन ने एकदम दूसरी दिशा में इशारा किया, मैं उस तरफ जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर एलिया ने कहा, लेकिन क्यों? डैन ने सीरियस फेस बनाकर कहा, क्योंकि यह जरूरी है। एलिया अभी भी संतुष्ट नहीं थी, लेकिन वो रास्ता तो सेंट्रल हॉल से बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। तुम वहां क्यों जाओगे? डैन ने हल्की सांस छोड़ते हुए गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं अभी नहीं समझा सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, यह बहुत जरूरी है। बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यह मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा।
आखिर मेरे लिए सबसे जरूरी चीज मेरी खुद की जान बचाना है। भले ही किसी को डैन की असली मंशा समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। एलेना ने बाकी ग्रुप को सेंट्रल हॉल की ओर लीड किया, जबकि डैन एक पूरी तरह अलग रास्ते पर चला गया। जैसे ही वो शांत पड़े हॉलवे में आगे बढ़ा, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। लगता है एलेना को अलग कर देने से मेरी बात ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी। अब बस मुझे तब तक छिपे रहना है जब तक ये इवेंट खत्म नहीं हो जाता। असली टारगेट एलेना है तो जाहिर है कि किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। मुझे बस एक अच्छा सा कोना ढूंढना है और चुपचाप वहां टिके रहना है। बस कुछ देर की बात है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक होती तो जिंदगी बहुत आसान होती ना। अचानक एक आवाज पीछे से आई, अरे, मैं यहां पावर फिक्स करने आया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। डैन ने झटके से अपनी नजर उस शख्स की ओर घुमाई। ठीक उसी पल सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि एक खतरनाक स्थिति डिटेक्ट हुई है। सिस्टम वार्निंग, डेंजर डिटेक्टेड। दूसरी ओर एलेना के लीडरशिप में ग्रुप आखिरकार ग्रैंड हॉल तक पहुंच चुका था। अब ग्रुप के हर नए रिक्रूट को साफ साफ एहसास हो रहा था, अंधेरे में हत्यारे छिपे हुए हैं। एक लड़की जो पुजारी जैसे कपड़ों में थी, घबरा कर चारों तरफ देखने लगी और फिर एलिया से पूछा, एलिया, क्या तुम्हें लगता है कि डैन अकेले ठीक रहेगा? अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? यह सुनकर एलिया ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। उसे डैन की योजना पर पूरा भरोसा था। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जो कुछ भी वो कर रहा है, मुझे यकीन है कि उसके पास पहले से ही कोई प्लान होगा। फिर उसकी नजर थोड़ी गंभीर हो गई। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी ही मुश्किलों से निपटना होगा। उसी समय डैन एक स्ट्रेंजर को अपने पीछे ले जाते हुए एक अंधेरे कॉरिडोर में बढ़ रहा था। उसके पीछे चल रहा हत्यारा अपने ही ख्यालों में डूबा था। उस एलेना ने हमारी वैंगार्ड टीम को तबाह कर दिया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि हम वहां नहीं थे। ये लड़का भी इतनी आसानी से मेरी चाल में फंस गया। मैं एक प्रोफेशनल असैसिन हूं। मैं किसी की चाल ढाल से ही उसकी स्किल्स का अंदाजा लगा सकता हूं। और यह लड़का, ये तो एकदम नौसिखियां लगता है। इसे खत्म करने से पहले क्यों ना थोड़ा खेल लिया जाए। एक बार मैंने इसका शरीर हथिया लिया तो एलेना को खत्म करना कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। अब और धोखे की जरूरत नहीं थी। अचानक उसने अपनी नकाब उतार फेंकी। नीचे से एक बिल्कुल अलग चेहरा नजर आया। उसी पल उसने अपनी धारदार शॉर्ट स्वॉर्ड निकाल ली और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, अब इनाम पाने का वक्त आ गया है। लेकिन अजीब बात थी कि डैन ने एक लंबी संतोषजनक सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसके होंठों पर हल्की मनोरंजक मुस्कान आ गई। जैसा मैंने सोचा था, तुम ही हो हजमेड। अगर मेरा ओपोनेंट कोई और होता तो शायद मैं मुसीबत में पड़ जाता, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। असैसिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि यह कमीना उसका नाम कैसे जानता है। असैसिन कहता है, यह क्या बकवास कर रहा है, लेकिन डैन अब भी रुका नहीं। तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी नाक बंद होने की आदत, हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मुझे याद था। असैसिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह पागल आखिर किस बारे में बात कर रहा है। फिर डैन की नजर सिस्टम डिस्प्ले पर पड़ी। डेस्परेट सर्वाइवल रैंक बढ़ गई है। डैन के अजीब रिएक्शन को देखकर असैसिन का धैर्य टूट गया। सच में यह लड़का दिमागी रूप से ठीक है या नहीं? खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार यह अब भी एक कमजोर कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। बिना एक पल की देरी किए हजमेड पूरी स्पीड से झपट पड़ा। यह देखकर डैन ने तुरंत अपनी पकड़ अपने लकड़ी के स्टाफ पर मजबूत कर ली। सीन चेंज होता है। हमें एलेना और को दिखाया जाता है। उसी समय एलेना के ग्रुप और असैसिन्स के बीच भीषण लड़ाई जारी थी, या यूं कहें कि असैसिन्स पूरी तरह तबाह हो रहे थे। एक के बाद एक उनके शरीर हवा में उछलते हुए दीवारों से टकरा रहे थे, क्योंकि चारों ओर से मैजिक, तलवार की तकनीकें और एन्चेंटमेंट्स बरस रहे थे। पूरे माहौल में दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। असैसिन्स के पास इन स्टूडेंट्स की ताकत के आगे टिकने का कोई मौका नहीं था। ये लोग तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर हैं। लाल बालों वाले एक स्टूडेंट ने हंसते हुए एक और दुश्मन को बेरहमी से काट डाला। दूसरी तरफ एलिया ने किसी को ऑर्डर किया कि वो इन लोगों को फ्रीजस कर दे, जबकि वो सोच रही होती है कि एलेना कहाँ है। इस बीच एलेना खौफनाक रूप से शांत बनी रही। उसने अपनी तलवार एक ही झटके में घुमाई, जिससे चार असैसिन दीवार से जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी सतह पर गहरी दरारें फैल गईं। फिर बिना कोई देरी किए उसने अपनी तलवार एक और असैसिन की बांह में घुसेड़ दी और ठंडे स्वर में पूछा, तुमको यहां किसने भेजा और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? अगर तुमने जवाब नहीं दिया
तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। उसी समय एक मैजिक यूजर बाकी लोगों को बर्फ में जकड़ रहा होता है। जैसे ही एलेना ने तलवार को हल्का सा घुमाया, जख्म और भी गहरा हो गया। दर्द सहन न कर पाने के कारण असैसिन जोर से चीख उठा और आखिरकार सब कुछ उगल दिया। एलेना ने उसकी बातें गौर से सुनी, फिर ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, अभी अभी तुमने कहा हैजमेट ऑफ द क्रेसेंट मून, क्या वो इसी बिल्डिंग के अंदर है? लेकिन इतनी यातना झेलने के बावजूद असैसिन में अभी भी थोड़ी हिम्मत बाकी थी। उसने दांत भींचते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। एलेना ने बिना कुछ कहे अपना पैर उठाया और उसकी चेहरे को जोर से जमीन में दे मारा, जिससे उसका सिर गहरी दरारों के बीच धंस गया। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक चेतावनी छुपी थी। एलेना ने दोबारा से पूछा, क्या वो इसी बिल्डिंग के अंदर है? असैसिन को ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी चकनाचूर होने वाली है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ हाँ, वो हमारे साथ ही आया था। पीछे खड़ी एलिया ने यह खौफनाक पूछताछ देखी। उसके चेहरे पर हल्की असहजता झलक उठी। उसने धीमे लेकिन तीखे स्वर में पूछा, तुम इतना आगे क्यों बढ़ रही हो एलेना? एलेना ने ठहर कर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर उसने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, और हैजमेट ऑफ द क्रेसेंट मून, वह एक ऐसा असैसिन है जो किसी को मारकर उसकी पहचान अपना सकता है। बताओ, इस बिल्डिंग में सबसे आसान टारगेट कौन है? एलिया के दिमाग में झट से एक नाम आया। उसकी सांस अटक गई। डैन। तुम्हारा मतलब है उसने खुद को जानबूझकर चारा बनाया ताकि सबसे ताकतवर दुश्मन को बाहर लाया जा सके। एलिया के चेहरे पर चिंता की भावनाएं उभर आईं और उसने कहा, ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लेकिन डैन तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? एलेना कहती है, मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो एक पल के लिए रुकी, फिर वो बोली, कम से कम जहां तक मुझे पता है। दूसरी तरफ डैन के साथ लड़ाई के बीच असासिन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। उसने खुद को याद दिलाया, मैं एक प्रोफेशनल असैसिन हूं। मेरी गार्डियन सोल को मुझे हर वार से बचाना चाहिए। यह मेरी सबसे बड़ी हथियार है। फिर भी मैं लगातार पीछे क्यों हट रहा हूं? आखिर यह सब हो ही क्यों रहा है? असैसिन लड़खड़ाया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके सामने डैन बिना किसी भाव के खड़ा था, केवल एक लकड़ी की स्टाफ पकड़े हुए, और सिर्फ उसी से उसने हेजमेट की हालत पूरी तरह खराब कर दी थी। डैन के वार असंभव रूप से तेज और बेरहम थे, इतने कि हेजमेट को रिस्पॉन्स करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उसके शरीर पर वार होते रहे, जब तक कि उसे एहसास हुआ कि वह गिनती से भी ज्यादा वार झेल चुका है। उसी पल डैन के कानों में सिस्टम से एक नोटिफिकेशन बजा, तुमने सफलतापूर्वक एक सोर्ड टेक्निक का प्रयोग किया। आपकी ट्रिस्टन सोर्ड्समैनशिप की एफिशिएंसी बढ़ गई है। यह देखते ही डैन पल भर के लिए रुका। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ हेजमेट लड़खड़ाते हुए दीवार से टिक गया। उसकी सांसें तेज और भारी हो गई थीं। उसके मुंह से खून लगातार टपक रहा था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थीं। हेजमेट को आखिरकार समझ आ गया कि डैन इतना ताकतवर क्यों है। ये सब ट्रिस्टन सोर्ड्समैनशिप की वजह से था। हेजमेट ने कहा, मुझे शुरू से ही उसे अपना टारगेट नहीं बनाना चाहिए था। उसके होठों पर एक कड़वी हंसी उभरी। थकी हुई आंखें उठाकर उसने डैन की ओर देखा और फीकी आवाज में पूछा, तो ये सब तुम्हारा ही प्लान था? शुरू से ही मुझे फंसाने वाले तुम ही थे, है ना? आखिर तुम हो कौन? लेकिन डैन के लिए यह सवाल पूरी तरह चौंकाने वाला था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसके पास कोई प्लान था ही नहीं। वो तो बस अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहा था। डैन कहता है, ये किस प्लान की बात कर रहा है? असल में डैन के पास कोई प्लान था ही नहीं। वो तो बस ग्रुप से चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा था ताकि लड़ाई में फंसने से बच सके। लेकिन जब उसने असैसिन के चौंके हुए चेहरे को देखा, तो उसे तुरंत समझ आ गया, ओह, ये शायद मेरी स्किल की वजह से हुआ है ना? जैसे ही उसने ये सोचा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, डेडली चार्म एक्टिवेट हो चुका है। विरोधी तुम्हारी गहरी रणनीति से दंग रह गया है। असल में ये असैसिन उसे शक की नजरों से देख ही नहीं रहा था, बल्कि खुद को पूरी तरह यकीन दिला चुका था कि डैन कोई जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट है। असैसिन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। फिर एक शांत आवाज में, बिना किसी डर के, उसने कहा, समझ गया। तो तुम जवाब नहीं दोगे? ठीक है, फिर मुझे मार डालो। उसका लहजा शांत था, मानो उसने अपनी किस्मत पहले ही स्वीकार कर ली हो। लेकिन उसके उलट डैन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। डैन ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा,
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन सभी को बोल देना कि एलेना पर अटैक करना बंद करें। डैन का जवाब ठोस था। उन्हें बताओ कि तुम्हारे जैसे एक हाई लेवल असैसिन को भी बड़ी मुश्किल से यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ पल की चुप्पी के बाद डैन ने कहा, मुझे नहीं पता कि इसे किसने ऑर्डर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमले और होते रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एलेना का ग्रेट डीमन जाग जाएगा। मुझे इसे शुरू होने से पहले ही रोकना होगा। डैन की बात सुनकर असैसिन हल्की सी हंसी में कहता है, अगर मैं बाद में वापस आकर फिर से अटैक करूं तो तुम क्या करोगे? इशू। डैन का जवाब तुरंत था, अगर तुम उसे मारने की कोशिश करोगे तो मुझसे भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं एलेना की रक्षा करूंगा। असासिन की मुस्कान पहली बार हल्की पड़ गई। उसने डैन को गौर से देखा और कहा, लेडी एलेना, क्या वह वाकई तुम्हारे लिए इतनी खास है? डैन ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, हाँ। उसी पल डेडली चार्म फिर से एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन हमारे हीरो को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि खूबसूरत मुसीबत ठीक उसके पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एकेडमी की एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हताश और गुस्से में थी। वो कहती है, सब कुछ बुरी तरह से गड़बड़ हो गया है। मुझे समझ में आता है कि चांसलर इस वक्त गुस्से से उबल रहे होंगे, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम पर हमला किया उसे फौरन ढूंढ निकालना नामुमकिन है, और मेरे पास पहले से ही काम का पहाड़ पड़ा है। लेकिन असैसिनेशन अटेम्प्ट के टाइम और लोकेशन के एनालिसिस के बाद एक बात साफ हो गई है कि एकेडमी के अंदर ही कोई स्पाई है जो असैसिन के ग्रुप को इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम देखते हैं एलेना भी उसके पास बैठी हुई होती है। एलेना कहती है, मुझे नहीं पता। प्रोफेसर ने थकान भरी सांस ली, अपना सिर मसला और एलेना से कहा, एलेना, तुम्हें पॉलिटिकल हमलों की आदत होगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर दूसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट है। जिसने भी ये सब अंजाम दिया है वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। वो तुम पर फिर से अटैक करवाएगा। एलेना कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अजीब बात, उस रात तुम्हारे साथ लड़ने वाले सभी लोगों को ऑफिशियली रूप से सम्मानित किया गया, सिवाय डैन कैंपबेल के, जो इस घटना के तुरंत बाद गायब हो गया। यह अपने आप में एक अजीब मुद्दा था। वो अकेला शख्स था जिसका नाम अकादमी की रिपोर्ट्स में शामिल नहीं किया गया। कोई लॉजिकल रीजन नहीं था उसे इग्नोर करने का, पर ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसे छुपाया जा रहा हो। एलेना ने यह सब सुना और दोबारा से कहा, मुझे नहीं पता, और बस। जैसे ही असिस्टेंट ने यह सुना, उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने एक बार और मुझे नहीं पता कहा तो कसम से मैं तुम्हें मार दूंगी। एलेना, जो पूरी तरह बेपरवाह थी, उसने बिना हिचक जवाब दिया, मार ही डालो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक इंक बॉटल उड़ती हुई आई, लेकिन इससे पहले कि इंक बॉटल उसके चेहरे से टकराती, एलेना ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। फिर शांत स्वर में बोली, माफ करना, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी। असिस्टेंट ने गुस्से में दांत भींचे और कहा, तुम आज पूरे दिन अजीब बर्ताव कर रही हो। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर रही। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मदद करना बंद कर दूंगी। यह सुनकर एलेना ने कहा, मुझे लगता है मैं किसी में इंटरेस्टेड हूं। असिस्टेंट की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। वह धीरे से मुड़ी और उसने हैरानी से कहा, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? लेकिन एलेना सिर्फ मुस्कुराई और बस उसका नाम ले लिया। डैन असिस्टेंट पूरी तरह से हैरान रह गई। वह उसे अविश्वास से घूरती रही और फिर सावधानी भरे लहजे में पूछा, क्या तुम डैन कैंपेल की बात कर रही हो? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एलेना के गाल हल्के गुलाबी हो गए। एक अजीब सी चुप्पी छा गई। एलेना चुपचाप बैठी रही और कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे कि दिमाग हैंग हो गया हो। असिस्टेंट जमी की जमी रह गई। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं मानो उसने सुना हो कि कोई डायनासोर फिर से जिंदा हो गया हो। फिर कांपते हुए हाथ से उसने एलेना की ओर इशारा किया और झिझकते हुए बोली, रुको, एक मिनट। तुम सच में कहना चाह रही हो कि तुम्हें वो गांव का लड़का पसंद है? एलेना हमेशा की तरह शांत रही और बड़े सहज स्वर में बोली, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है। लेकिन असिस्टेंट को उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम उसमें क्या देख रही हो, लेकिन अगर ग्रैंड ड्यूक को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? एलेना ने इंक बॉटल को वापस डेस्क पर रखते हुए बिना किसी झिझक जवाब दिया, वो बुढ़ा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। और हाँ, मैं फिर से कह रही हूं, मुझे डैन में कोई ऑब्सेशन नहीं है। असिस्टेंट अपने सिर को सहलाते हुए बड़बड़ाया, देखो, जो भी हो, वो बंदा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है ना? लेकिन हाउस ट्रिस्टन की लेडी होने के नाते तुम्हें उसके सामने और सतर्क रहना चाहिए।
एलेना ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे उसे टेस्ट करना होगा। फिलहाल मैं उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करूंगी। दूसरी ओर डेन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, हाथ में एक चिट्ठी पकड़े और उसे घूर रहा था। ये क्या बकवास है? उसने लेटर को फिर से पढ़ा। अफसोस, डेन की क्लास निर्धारित नहीं की जा सकी। एकेडमिक टीम इस पर काम कर रही है ताकि सबसे सही रिजल्ट्स निकाले जा सकें। भविष्य में गुड न्यूज की उम्मीद करें। डैन ने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे कुछ भी गुड न्यूज की उम्मीद नहीं करनी। बस तुम मुझे किसी भी रैंडम क्लास में डाल दो और भूल जाओ। लेकिन अगर रूल्स सही तरीके से लागू हो रहे थे तो उसे स्पेशल क्लास में होना चाहिए था, जैसे एलिया की टीम में होना चाहिए था। फिर उसे बाहर क्यों रखा जा रहा था? जैसे ही डैन ने यह सोचा, अचानक उसकी सिस्टम स्क्रीन अपडेट हो गई और उसे एक नया क्वेस्ट मिला। फ्रेशमैन रिसेप्शन के दौरान होने वाली घटना को सुलझाना। रिवॉर्ड, एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट एंड मटेरियल। उसने ध्यान से नोटिफिकेशन को देखा और फिर सब कुछ दोबारा याद करने लगा। यही वह इवेंट था जहां हर स्टूडेंट को उसका क्लास असाइन किया जाता था, आर्चर, वॉरियर, मेज वगैरह। तुम्हारी स्पेशलाइजेशन इस पर निर्भर करती है कि तुम किस क्लास पर फोकस करते हो। लेकिन उसका फोकस अपनी स्ट्रेंथ को अधिकतम रूप से एक्सप्लॉइट करना था ताकि उसे कोई पावरफुल क्लास मिले। डेन को सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आया। डेन को सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन मिला जिससे उसे पता चला कि एलेना और एलिया दोनों ही फ्रेशमैन रिसेप्शन क्लास का हिस्सा हैं। उसे पूरी तरह यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ फिर से होने वाली है। डैन ने यह सब देखकर अपना माथा पकड़ लिया और मानो उसके परेशान दिमाग को आराम देने के लिए सिस्टम ने उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया। एलेना के साथ कनेक्शन गहरा होने की वजह से उसे एक खास स्किल मिली, कॉपी साइक्लोन। वो एलेना की कोई भी एक एबिलिटी कॉपी कर सकता है। डैन के दिमाग ने अचानक काम करना बंद कर दिया और वो पूरी तरह हैरान हो गया। उसने स्क्रीन को दोबारा पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो पागलपन है। मैं फाइनल बॉस एलेना की किसी भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता हूं। फिर रियलिटी ने उसे जोर का तमाचा मारा। नहीं, अभी इसका इस्तेमाल करना बेकार होगा। एलेना पहले से ही सबसे स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी शुरुआत कर रही है। अगर मैं इंतजार करूं तो वो और भी ज्यादा ओवरपावर्ड स्किल्स अनलॉक कर सकती है। तभी इस स्किल का सही इस्तेमाल होगा। अब डैन का फोकस बस एक चीज पर था, 3 दिन बाद होने वाले इवेंट की तैयारी करना। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे क्या करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं सरवाइव करूं। ये सोचते ही डैन की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। सीन बदलकर एक पुराने इक्विपमेंट वेयरहाउस में चला गया। इस वक्त डैन पूरी तरह काले कपड़ों में था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक मास्क से ढका हुआ था। अभी उसके पास कुछ बेसिक आइटम्स थे, लो टियर एजिलिटी बूस्ट पोशन, शैडो मास्क जो थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाता था, और साइलेंट स्टेप शूज जिससे उसके कदमों की आवाज काफी कम हो जाती थी। ये सारी चीजें उसने पॉइंट शॉप से खरीदी थीं। जैसे ही उसने खुद को हल्का महसूस किया, उसने सेटिस्फैक्शन से कहा, यार, पॉइंट शॉप तक एक्सेस होना सच में किसी वरदान से कम नहीं है। सिक्योरिटी मेजर्स को चकमा देते हुए वो आखिरकार उस जगह पहुंच गया जिसे एसआर ग्राइंडर ट्रेजर फार्मिंग स्पॉट कहा जाता था। ये सोचते ही उसने धीरे से वेयरहाउस की दीवार पर चढ़कर अंदर छलांग लगा दी। अंदर घुसते ही उसने स्टैमिना रिकवरी बिस्किट खा लिया, एक ऐसा आइटम जो स्टैमिना को तेजी से रीजनरेट करता था। ये नाम से तो मार्केटिंग गिमिक लगता था, लेकिन इसके इफेक्ट्स असली थे। अच्छा, अब खुदाई शुरू करते हैं। डैन ने धीरे से बड़बड़ाया और पुराने इक्विपमेंट के ढेर में सामान तलाशने लगा। बिस्किट खाते हुए वह ध्यान से हर आइटम को चेक करता गया। बाकी सब कुछ मिल गया, बस सबसे जरूरी चीज नहीं दिख रही। ये सोचते ही उसने एक लकड़ी के क्रेट को धीरे से खींचा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नजर उस चीज पर जा टिकी जिसकी वह तलाश कर रहा था। एक सोने का दीपक मिल गया, दिव्यता का शिखर, एक इंसेंस बर्नर जो हजारों साल पुरानी प्राचीन शक्ति से भरा हुआ है। शानदार, अब मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। डैन ने जोश में आकर हाथ बढ़ाया और बर्नर को बाहर निकाल लिया। लेकिन चीजें कभी इतनी आसान नहीं होती जितनी वो उम्मीद करता था। दरअसल इंसेंस बर्नर ही इस ढेर को बैलेंस में रख रहा था, और जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, पूरी स्ट्रक्चर असंतुलित हो गई और हिलने लगी। और फिर जो होना था वही हुआ। कुछ ही सेकंड्स में पूरा ढेर जमीन पर गिर पड़ा। वेयरहाउस के अंदर धूल का एक घना गुब्बार उठ गया और फिर, जैसे किसी अजीब इत्तेफाक के तहत, जब धूल हटी तो डैन को एहसास हुआ कि वह एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। वो लड़की जितनी आकर्षक थी, उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन हमारे हीरो को उसकी खूबसूरती देखने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन थी। यूरिया ग्रे हाउच, चैप्टर 2 की बॉस।
जिसे द कर्स्ड सोर्ड गॉडेस भी कहा जाता था। रुको, तो जो चीज मैंने अभी उठाई है, क्या वो इसकी है? इसका मतलब क्या ये यहां अक्सर आती है? जैसे ही यह एहसास हुआ, डैन के चेहरे पर ठंडी पसीने की बूंदें छलकने लगीं। अगले ही पल यूरिया की बॉडी हल्की सी चमकी और एक झटके में उसने खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। उसी समय डैन के सिस्टम स्क्रीन पर चमकते हुए ब्राइट रेड नोटिफिकेशंस दिखने लगे और उसका डेस्परेट सर्वाइवल स्किल एक्टिवेटेड हो गया। नोटिफिकेशंस को घूरते हुए डैन बस अटकते हुए बोला, सॉरी, तुम्हें उठाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि यूरिया की परछाई अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। एक तेज झटके में उसने अपनी तलवार के हिल्ट से जुड़ी चेन को घुमा दिया, जो सीधा डैन की ओर गई। हवा में एक तेज आवाज गूंजी और सिर्फ एक झटके में उसकी ब्लेड ने सामने रखी लकड़ी की पेटियों को चीर कर रख दिया, जैसे वे कुछ थीं ही नहीं। इस बीच डैन ने खुद को आखिरी सेकंड में पीछे हटा लिया, वरना वह वहीं कटकर गिर जाता। यूरिया के लाइटनिंग फास्ट अटैक्स के सामने डैन के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, वो भी भागने की। आखिरकार यूरिया की अटैक रेंज इंसेनली लॉन्ग थी। अगर डैन लड़ना भी चाहता तो वह पास जाकर हमला कैसे करता? पिछली बार तो बस एलिया के साथ सिर्फ फ्रेंडली स्पार था, लेकिन इस बार तो जान पर बनी है। भले ही उसके पास सिस्टम की एबिलिटीज थीं, लेकिन उसका शरीर अब भी दर्द महसूस करता था। डैन को एहसास हुआ कि वह हमेशा भाग नहीं सकता। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और यूरिया को शांत करने की कोशिश की। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ यूरिया उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। एक रूथलेस मशीन की तरह वो लगातार अपनी चेन वेपन को घुमा रही थी। उसकी तलवार जमीन को इस तरह चीर रही थी कि अब वो एक बैटलफील्ड जैसी भी नहीं लग रही थी। डैन मौत के साथ डांस कर रहा था, हर अटैक को सिर्फ कुछ इंच के अंतर से बचाते हुए। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जल्द ही यूरिया ने उसे पूरी तरह कोने में घेर लिया। अगले ही पल उसने अपनी तलवार हवा में इतनी तेजी से फेंकी जैसे कोई मिसाइल छोड़ी हो। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। ठीक उस समय जब ब्लेड डैन के चेहरे को भेदने ही वाली थी, वह अचानक हवा में रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। यूरिया के पास कोई और चॉइस नहीं थी, उसने तलवार को जोर से वापस खींच लिया। लेकिन डैन पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होगा। ये सब उस श्राप की वजह से था। 3 और आधे कदम। जो कोई भी इस रेंज के अंदर कदम रखेगा उसकी मौत तय है, बिना किसी अपवाद के। लेकिन इसके बदले यूरिया खुद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यही था उसका श्राप। इसी समय यूरिया ने तलवार को डैन की ओर ताना और धीरे से कहा, क्या तुम एक कदम आगे बढ़ सकते हो? डैन तुरंत उसकी नीयत समझ गया और बिना किसी झिझक के मना कर दिया, मैं पागल हूं क्या, ताकि तुम मुझे काट सको? यूरिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी बेरुखी और ठोस इरादों को देखकर डैन का दिल एक पल के लिए कांप गया। अब इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, है ना? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, अचानक यूरिया के पेट से अजीब सी आवाज आई। तुरंत ही उसका चेहरा हल्की गुलाबी रंगत में बदल गया। वह साफ तौर पर शर्मिंदा थी, लेकिन डैन के लिए यह किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। रुको, यह उसकी अपनी जगह है, एक ऐसी जगह जहां वह खुद को सबसे अलग रखती है। यहां तक कि प्रोफेसर भी यहां ज्यादा नहीं आते। इसका मतलब है, यह एहसास होते ही डैन ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। क्या तुम्हें कुकी चाहिए? ये कहते हुए उसने अपनी स्टैमिना रिकवरी कुकीज का एक मुट्ठी भर हिस्सा बाहर निकाला और उन्हें ललचाने वाले अंदाज में आगे बढ़ाया। लेकिन यूरिया इतनी आसानी से बहलने वाली नहीं थी। उसने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो। क्या तुम मुझे खाने से रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? डैन ने बहस करने की कोई जरूरत नहीं समझी। उसने बस एक कुकी उसकी ओर उछाल दी। यूरिया का शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करने लगा। उसका मुंह खुला और उसने कुकी को ठीक वैसे ही पकड़ लिया जैसे कोई पिल्ला हवा में उछला हुआ ट्रीट झपट लेता है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वह निश्चित रूप से अजीब महसूस कर रही थी, साफ तौर पर घबराई हुई थी। दूसरी ओर डैन उसकी प्रतिक्रिया से जरा भी हैरान नहीं था। भूख इंसान को मूर्ख बना देती है। एक भूखे इंसान से तर्क करने का कोई फायदा नहीं। जब तलवारबाज लड़की ने पेट भरकर खा लिया, तब जाकर डैन ने राहत की एक लंबी सांस ली। उफ, मैं तो मरते मरते बचा। उसके पीछे यूरिया अब भी अपने खाने में लगी हुई थी। चबाते हुए उसने पूछा, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? डैन साफ साफ ये नहीं कह सकता था कि वह यहाँ चोरी करने आया था, इसलिए उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने तुरंत एक बहाना बना लिया। मुझे तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा गया था। क्या किसी ने तुम्हें मेरी देखभाल करने के लिए कहा?
यूरिया ने अपनी आंखें संकरी कर लीं, उसकी बातों पर शक जाहिर करते हुए। वह चाहती थी कि डैन उसे और विस्तार से बताए। इसी दौरान डैन पहले ही अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। यह बात भविष्य में मेरे काम आ सकती है। वैसे भी मुझे तो यूरिया से इतनी जल्दी मिलना नहीं था। ये सोचते हुए उसने अपना अभिनय जारी रखा। ओह हाँ, चिंता मत करो। तुम्हारी बहन होली किंगडम में बिल्कुल सुरक्षित है। एम्परर अभी तुम दोनों पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन तुम्हें तब तक छिपकर रहना होगा। मैं बाद में वापस आऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी यादों की लहरें उमड़ने लगीं। कुछ बिखरे हुए टुकड़े उसके दिमाग में चमक उठे। यूरिया मूल रूप से होली नेशन से थी। वह वहां से भागकर अलांटे आई थी और इसकी वजह थी होली एम्परर। उसकी तलवार एक शापित और दुष्ट हथियार के रूप में कुख्यात थी और उसे थामने के कारण वो खुद भी उसके श्राप से बंधी थी। इस श्राप के चलते वह एक निश्चित सीमा से बाहर एक भी कदम नहीं रख सकती थी। डेन जानता था कि उसके पास अब यही एक मौका था, उसे उसकी इकलौती बची हुई फैमिली की खबर देना, क्योंकि कभी कभी उम्मीद की हल्की सी किरण भी किसी को आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। डैन खुशकिस्मत था कि वो आर्टिफैक्ट लेकर बिना किसी परेशानी के स्टोरेज रूम से निकल गया। समय तेजी से बीत गया और अगले दिन नए स्टूडेंट्स एक ऊंचे पहाड़ी किनारे पर इकट्ठा हुए। उनके सामने खड़ी थीं एक बेहद खूबसूरत प्रोफेसर ओफीलिया, जिनके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ दूर खड़ी इमारतों की ओर इशारा किया और स्टूडेंट ग्रुप को बताया, तो फिर वहां वो है अकेडमी, ये हैं ट्रेनिंग ग्राउंड्स, और वो सामने मैजिक टावर। सबको साफ दिखाई दे रहा है ना? कुछ दिनों बाद फ्रेशमैन ओरिएंटेशन सेरेमनी में तुम्हें अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी डिसिप्लिन्स क्लास चुननी होंगी, जैसे नाइट, मैज, इंजीनियर और क्लेरिक। ये सब तो तुम्हें पता ही। भीड़ के बीच से एक स्टूडेंट ने सवाल किया, क्या ट्राइबल ग्रुप्स भी होली नेशन के साथ यहाँ स्टडी कर रहे हैं? ओफिलिया ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। यहाँ हम युद्ध और डिप्लोमेसी दोनों की ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रांसफर करने का ख्याल भी मत लाना, ठीक है? अब मैं प्राइमरी डिसिप्लिन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ग्रुप के पीछे खड़ा डैन शांत खड़ा था, बाजू बांधे सोच में डूबा। ये ट्यूटोरियल इवेंट है जहां हमें इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है, इसलिए मैं इसे मिस नहीं कर सकता, वरना अब तक की मेरी सारी तैयारियां बेकार चली जाएंगी। कुछ पल बाद भूरे बालों वाले एक स्टूडेंट ने सवाल किया, प्रोफेसर ओफिलिया, क्या वो सामने वॉइड जोन है? ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उसी दिशा में चला गया। उन्होंने देखा कि दूर एक विशाल इलाका अजीब लाल रोशनी से घिरा हुआ था। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने तुरंत ओफिलिया की ओर देखा, जवाब की उम्मीद में। ओफिलिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, लेकिन वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए अगर तुम लोग वहां गए तो सजा मिल सकती है। डैन ने फिर अपना ध्यान सामने की ओर लगाया और चुपचाप उस एरिया को देखने लगा। वो था वॉइड जोन, स्वर्ग और नर्क के बीच हुई लेजेंडरी बैटल का परिणाम। यही वो जगह थी जहां गॉड के मैसेंजर और हीरोज ने राक्षसों को सील किया था। सैकड़ों साल बीत चुके थे, लेकिन डिवाइन और डार्कनेस एनर्जी अब भी आपस में टकरा रही थी, और खतरा यह है कि डीमंस दोबारा से फ्री ना हो जाए। यही वो सबसे संवेदनशील स्थान था जहां से राक्षस मुक्त हो सकते थे, और इसलिए ही होली नेशन, ट्राइबल अलायंस और एम्पायर ने मिलकर गोल्डन ट्रायंगल का गठन किया है, ताकि इस एरिया की निगरानी की जा सके। इस गठबंधन में अलोंटे और अदरी जैसे क्षेत्र शामिल थे। दूसरी ओर एक लाल बालों वाले स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और पूछा, प्रोफेसर ओफिलिया, क्या हम उसे थोड़ा करीब से देख सकते हैं क्या? ओफिलिया ने सिर हिलाया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, जब तक तुम प्रोटेक्टिव बैरियर के किनारे रहोगे तब तक कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर डैन के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई और उसने कहा, ठीक है, प्लान यही है कि लंच के बहाने चुपचाप निकल जाऊं और बाद में वापस आ जाऊं। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। एंजल्स, जो पहाड़ों को हिला सकते थे और समुद्र को चीर सकते थे, और उनसे भी अधिक शक्तिशाली आर्कएंजल्स ने इस बैरियर को बनाया था। इसी बैरियर की वजह से स्टूडेंट्स इस खतरनाक जगह में बिना किसी खतरे के रह सकते थे। अपनी योजनाओं में खोए डैन से अनजान ओफिलिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम यहीं लंच करेंगे। ये सुनते ही डैन उनके पास गया और धीरे से पूछा, प्रोफेसर, क्या मैं कहीं और लंच कर सकता हूं? मुझे यहां अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ओफिलिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, बहुत दूर मत जाना वरना मुश्किल हो सकती है। डैन ने जवाब दिया, ठीक है मैम। ये कहकर वो वहां से निकल गया। बाकी स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आया। वे बड़बड़ाने लगे, ये कमीना थोड़ा सा फेमस क्या हो गया, खुद को बड़ा समझने लगा है। उनकी नाराजगी से अनजान डैन जल्दी से एक सुनसान जगह पर पहुंच गया, जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। यहां पहुंचकर उसने वो आर्टिफैक्ट निकाला जो उसने यूरिया से लिया था।
फिर उसने एक छोटी पाउच से यूनिकॉर्न हॉर्न पाउडर, फिनिक्स फेदर निकाला और उस आर्टिफैक्ट में डाल दिया। जैसे ही वो मिश्रण जलाया, हल्का बैंगनी धुआं उठने लगा। डैन ने धीरे से एम्बर्स पर फूंका, जिससे आग और तेज हो गई। उसका मन उत्साह से भर गया था। उसने सबसे शक्तिशाली मिश्रण तैयार कर लिया था, जो असल में एक जादुई अगरबत्ती थी। जादू सक्रिय हो गया। डैन ने कहा, इसके जरिए मैं उस चीज को देख सकता हूं जिसका आम लोग सपना भी नहीं देख सकते। तभी हम देखते हैं, अचानक डैन के सामने तेज रोशनी फैल जाती है और उसी पल उसके सामने एक रहस्यमयी पोर्टल ओपन होता है। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि डैन के सामने एक रहस्यमयी पोर्टल खुला था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से डैन को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, तुमने कहा था एलीट फोर्स कहाँ है? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, मैंने कहा था कि जमीन को समतल कर दो, और तुमने क्या किया? बस एक ड्रेनेज होल खोदकर छोड़ दिया। फिर वह आवाज किसी तीसरे व्यक्ति से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि जमीन को समतल करने का मतलब खुदाई करना है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जमीन बहुत सख्त है। दूसरी आवाज ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हारा फावड़ा जमीन से ज्यादा सख्त नहीं है? तभी अचानक आवाजें रुक गईं। उन्होंने आखिरकार डैन को अपनी ओर देखते हुए देख लिया। रुको, क्या वो इंसान हमें देख रहा है? वो काफी देर से घूर रहा है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि वो चुपचाप खड़ा है, बजाय इसके कि हमारे पास आकर परेशान करे? इसी बीच गंजे एंजल ने कुछ और देखा, जो उसे और ज्यादा परेशान कर गया। उसका साथी इस मौके का फायदा उठाकर आराम करने लगा था। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में कहा, किसने कहा कि काम रोक दो? तुम्हारा फावड़ा क्यों नहीं चल रहा? घुंघराले बालों वाला एंजल गहरी सांस लेते हुए माथा पोंछता है और थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, देखो, अब चल रहा है। लेकिन गंजा एंजल अब भी संतुष्ट नहीं था। वो फिर गरजा, ऐसे नहीं, बराबर से खोदो। बेवकूफ, रुक क्यों गए? दूसरी ओर डैन चुपचाप खड़ा उस अजीब नजारे को देख रहा था। एंजल्स जमीन खोद रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का ऐसा दृश्य भी हो सकता है। अभी वो कुछ समझ पाता, उससे पहले एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। एक बड़ा ट्रक वहां आकर रुका। ट्रक का ड्राइवर एंजल खिड़की से झांकते हुए चिल्लाया, चलो भाई, पवित्र मिट्टी की ईंटें आ गई हैं, आओ और उतरवाओ। बाकी सारे एंजेल्स ट्रक की ओर मुड़ गए। उनका ध्यान तुरंत वहीं चला गया। किसी ने पूछा, कितनी ईंटें हैं? लंबे बालों वाला फरिश्ता ट्रक के ऊपर पड़ा कपड़ा खींचते हुए बोला, अनलिमिटेड। लेकिन इससे पहले कि वह इस पल का आनंद ले पाता, एक फीमेल एंजल ने उसे चुपके से कुकी खाते देख लिया। क्या तुम सच में अभी कुकीज चुराकर खा रहे हो? उसने ताज्जुब से पूछा। लंबे बालों वाले एंजल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ड्राइवर हो, है ना? फीमेल एंजल ने जवाब दिया, नहीं, मैं सोल्जर हूं। इस पर लंबे बालों वाले एंजल ने कहा, तो फिर अपनी एनर्जी अपने काम में लगाओ, यहां नहीं। दूसरी ओर गंजे सिर वाला एंजल अब भी अपने साथियों पर चिल्ला रहा था, अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? अपने सीनियर्स को देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं। ये सुनते ही घुंघराले बालों वाला एंजल तेजी से ईंट बनाने के सेक्शन की ओर भागा। उसे लगा कि मिट्टी खोदने से तो ये आसान होगा और कम से कम उसे अपने सीनियर की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। एक और कोने में एक यंग एंजल ने अपने स्क्वाड कैप्टन को एक ईंट दी और पूछा, कैप्टन, खाना अभी तक नहीं आया क्या? कैप्टन ने थकावट भरी सांस लेते हुए कहा, माफ करना, लेकिन ट्रांसपोर्ट ट्रक रास्ते में खराब हो गया है। उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। डैन दूर खड़ा सारा सीन देख रहा था और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो यही वजह है कि एंजल कहीं भी नहीं जाते। अगर इस सिचुएशन को समझाऊं तो ये एक मिलिट्री जैसा है। स्क्वाड्स, रैंकिंग सिस्टम्स और लगातार मिलते ऑर्डर्स। इस गेम वर्ल्ड का भी अपना लॉजिक है। मुझे पता था कि चैप्टर 2 के बाद ही फरिश्तों से इंटरेक्ट किया जा सकता है। हाई रैंकिंग एंजल्स से मिलने में और भी वक्त लगता है, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कुछ बेहद सिंपल। ये सोचते हुए डैन ने सामने डिलीशियस फूड्स की एक प्लेट सजा दी। फिर हल्की आवाज में, ताकि कुछ लोग सुन सकें, वो बोला, वाह, खाने के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ एंजल्स का ध्यान तुरंत उस खाने की ओर चला गया। वो इंसान अब भी हमें देख रहा है। उसके हाथ में क्या खाना है? वो कितना एंजॉय कर रहा है? और घुंघराले बालों वाले फरिश्ते ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हम उससे एक बाइट मांग सकते हैं? लेकिन लंबे बालों वाले एंजल ने उसे तुरंत डांटते हुए कहा, तूने अभी तक मॉर्टल रेल्म में उतरने का हक भी नहीं कमाया है और सपने देख रहा है। अब अपने हाथ तेज चला। डैन को पता था कि ये एंजल्स मेहनत से थक चुके हैं और भूखे भी हैं, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय एंजल्स, कृपया काम शुरू करने से पहले अच्छा खाना खा लें। मुझे डर है कि कहीं आप थकावट से गिर ना जाएं। और जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए,
कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी वर्ल्ड रूल ने काम किया हो। डेन के सामने रखा खाना गायब हो गया और सीधे एंजल्स के हाथों में पहुंच गया। ये देखकर एंजल्स की आंखों में खुशी चमक उठी। यहां तक कि हमेशा गुस्से में रहने वाला गंजा एंजल भी मुस्कुरा उठा और बोला, ठीक है, सब लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लो। एंजल्स ने खुशी खुशी खाने का मजा लिया। उनकी खुशी देखते हुए डेन ने संतोष से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। इस दुनिया के नियम मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। मेरा एक छोटा सा भोजन इनके लिए काफी था, इन सभी को खुश करने के लिए। समय तेजी से बीता और एंजल्स ने हर बाइट का पूरा आनंद लिया। खाना खत्म होते ही गंजे एंजेल ने मुस्कान के साथ डैन की ओर देखा और कहा, वाह, खाना बढ़िया था, मेहनती लोगों के लिए एकदम परफेक्ट। फिर अचानक उसने डैन की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा, अब वो यहां ले आओ। डैन ने हैरानी से पूछा, क्या ले आऊं? अरे, तुम्हारे बगल में रखा इंसेंस बर्नर। तुमने ये सब हमारे लिए बिना किसी वजह के नहीं किया होगा, है ना? अब जल्दी से ले आओ, मैं इसे ब्लेसिंग्स दूंगा। डैन ने बिना देर किए इंसेंस बर्नर को उठाया और पोर्टल के करीब ले आया। गंजे सिर वाले एंजेल ने हंसते हुए अपने हाथों को आपस में जोड़ा, तो फिर बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? बस लिमिट में रहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की। ये सुनकर डैन हैरान रह गया। इतना आसान? मुझे तो लगा था कि मुझे काफी मोल भाव करना पड़ेगा। क्या मेन स्टोरी में कोई साइड क्वेस्ट इतनी आसानी से पूरी हो जाती है? पर इससे पहले कि डैन कुछ पूछ पाता, एंजेल ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली। तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों व्यवहार कर रहा हूं और किसी के साथ क्यों नहीं, है ना? एंजेल का लहजा आत्मविश्वास से भरा था। एंजेल ने कहा, मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे पास एक दिलचस्प स्किल है, लेकिन तुमने उसे ठीक से विकसित नहीं किया। अगर थोड़ी भी मेहनत करो तो ये तुम्हें भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है। तुम्हें अभी से उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर डैन ने धीरे से कहा, क्या ये कोई जादुई ताकत है? इसने एक ही नजर में ये सब कैसे जान लिया? क्या ये मेरी उसी स्किल की बात कर रहे हैं, अफेक्शन ऑफ ईवल? एंजेल ने डैन की अंदरूनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारी वो स्किल तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसे कैसे रिफाइन करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। इसकी वजह से तुम एक ऐसे मॉन्स्टर के द्वारा पकड़ लिए जाओगे जो बेरहम होगा, लेकिन अजीब तरह से अफेक्शनेट भी। ये सुनकर डैन का दिल बैठ गया। मुझे पता था, जब मैंने उस इंसेंस बर्नर को यूज किया था, तभी मैंने हर संभव सिनारियो पर विचार किया था। मुझे अपनी सर्वाइवल के लिए सबसे अच्छा स्किल पाथ खोजना होगा। डैन अपनी सोच में उलझा हुआ था कि तभी एंजेल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। डैन अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, तभी गंजे सिर वाले एंजल ने अचानक कुछ चौंका देने वाला कर दिया। पलक झपकते ही उसकी पूरी शक्ल बदल गई। कठोर और गुस्सैल बूढ़े इंसान की जगह अब एक जवान, तेजस्वी और लंबे बालों वाला व्यक्ति खड़ा था। पास में खड़ा एक इंसानी ऑब्जर्वर, जो बस कैजुअली देख रहा था, डर से जम गया, लेकिन एंजेल सिर्फ मुस्कुराया। तुम हैरानी से ज्यादा शांत हो, है ना? मैं तुम्हारे अंदर एक महान व्यक्ति को देख रहा हूं। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दे दिया है। क्या, इतनी जल्दी? डैन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। उसने तो एंजेल को कोई रिचुअल या मैजिक करते हुए देखा ही नहीं था, वो तो बस बात कर रहा था, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग पूरी हो चुकी थी। डैन बस धीरे से बोला, थैंक यू। इस दौरान एक और एंजेल, जो ये सब देख रहा था, आगे आया और पूछा, सर्जेंट, आप एक साधारण इंसान को ये सब क्यों बता रहे हैं? इस पर लंबे बालों वाले एंजेल ने उसे तीखी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या तुमने वो पवित्र मिट्टी की ईंटें शिफ्ट कर ली हैं? उस एंजेल ने कहा, लगभग कर ली है। एंजल के इस जवाब के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया और डबल स्पीड से काम करने लगा। डैन अब भी उस रहस्यमयी बात का मतलब नहीं समझ पाया था, क्रूर लेकिन स्नेही, इसका मतलब क्या है? और महान व्यक्ति, क्या वो मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहा है? वो इन शब्दों पर सोचते हुए उलझन में पड़ गया। फिर जाने से पहले लंबे बालों वाले एंजल ने आखिरी सलाह दी, खुद पर भरोसा रखो, उन छोटी छोटी चीजों में भी जो मैंने तुम्हें सौंपी हैं। और इसके साथ ही डैन के सामने का विशाल गेट गायब हो गया। डैन वहीं खड़ा रहा, एंजेल की बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहा। मैं तो बस इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये एक एंजेल की चेतावनी है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना ही होगा। अपने ख्यालों को झटकते हुए डैन ने ध्यान इंसेंस बर्नर की ओर लगाया, ये देखने के लिए कि उसे क्या ब्लेसिंग मिली है। तभी उसकी आंखों के सामने कई नोटिफिकेशन स्क्रीन चमक उठी। होली इंसेंस बर्नर, रैंक सी, दूसरी दुनिया की डिवाइन पावर से भरा एक पवित्र अवशेष। एबिलिटीज, एक, एस्थेटिकिज्म, रैंक सी, थोड़ी सी मना खर्च करके सभी बोनस स्टैट्स को अस्थायी रूप से रिजर्व्स में बदल देता है। कूल डाउन 20 सेकंड्स।
इवोल्यूशन, प्रूफ ऑफ डेस्टिनी के साथ। 2. प्रोटेक्टिव शील्ड, रैंक सी, थोड़ी सी मना खर्च करके एक बार का शील्ड बनाता है और एक लाभदायक इफेक्ट देता है। कूल डाउन 20 सेकंड्स, इवोल्यूशन, सेक्रेड मार्क के साथ। डैन ने नोटिफिकेशन पढ़ा और अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश की। मैंने तो बस थोड़ा खाना दिया था और बदले में ये मिल गया। उस एंजेल ने वाकई मुझे जबरदस्त फायदा पहुंचा दिया। वो सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। स्टैट स्ट्रक्चर का हेल्थ से सीधा कनेक्शन है, यानी ये मेरी सर्वाइवल चांस को बढ़ा रहा है। मेरी डेस्परेट सर्वाइवल स्किल वैसे भी तब एक्टिवेट होती है जब मैं खतरे में होता हूं, तो इस सेटअप को मैं पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर सकता हूं। लेकिन असली बात थी एवोल्यूशन। इस दुनिया में हर चीज का नेचुरली इवॉल्व होना संभव है, जिससे परफॉर्मेंस समय के साथ बेहतर होती है। कहानी की इतनी शुरुआती स्टेज पर ऐसा कुछ मिल जाना वाकई मेरे लिए किस्मत की बात है। लेकिन एक दिक्कत थी। दोनों स्किल्स को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी सी माना चाहिए, और मेरे पास कोई माना रिलेटेड एट्रीब्यूट नहीं है। ये एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। अगर मैं खुद से काफी माना जनरेट नहीं कर पाया, तो कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सीन बदलता है। डैन एक बड़े प्लाजा में खड़ा था, जहां कई स्टूडेंट्स मौजूद थे। डैन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसकी इस बेख्याली को देखकर सामने खड़ा एक आदमी गुस्सा हो गया। क्या ध्यान भटकाना भी तुम्हारी कोई स्किल है? तुमने कहा था कि तुम एक दो जनों की टीम बनाना चाहते हो, है ना? तो तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? डैन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो अभी आता ही होगा। स्टाफ मेंबर ने उसकी आत्मविश्वासी बात पर हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे किसी के लिए भला कौन आएगा? उस आदमी की डिसबिलीफ देखकर डैन ने अपनी बात पर जोर दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये जगह जल्दी ही भीड़ से भर जाएगी। मेरा पार्टनर बहुत पॉपुलर है, तुम खुद देख लेना। डैन ने अपनी घड़ी देखी और दिमाग में टाइमलाइन का हिसाब लगाया। अगर कहानी अपने हिसाब से चल रही है, तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए। और जैसे ही उसने ये सोचा, पीछे से एक आत्मविश्वास भरी आवाज आई, हेलो, क्या यही मॉन्स्टर रिसर्च डिवीजन है? जानी पहचानी आवाज सुनकर डैन मुस्कुराया और हाथ उठाकर स्वागत किया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। वो अब पहले जैसा डरपोक और सतर्क डैन नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदाज में एक नया आत्मविश्वास और ठहराव नजर आ रहा था। मैं सच में इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट से दूर रहना चाहता था, लेकिन लगता है मैंने अपना फैसला बदल दिया, खासकर उस एंजेल की बात सुनने के बाद। उसके सामने खड़ी एलिया थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन डैन ने तुरंत एक सुझाव दिया, तुमने पहले कहा था कि हमें एक दूसरे को बेहतर जानना चाहिए, तो क्या वो ऑफर अभी भी ओपन है? एलिया उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब है। उसका पहला रिएक्शन था डैन की सडन फ्रेंडलीनेस पर शक करना, लेकिन फिर उसे सब कुछ याद आता है। हर वो पल जब डैन ने कहा था कि उसे एलेना कितनी पसंद है, और फिर वो मन ही मन सोचती है, अब सब समझ आ गया। ये कमीना बस एलेना को जलाने के लिए मेरे करीब आना चाहता है। सीन बदलता है। हमें अलोंटे एकेडमी के सिमुलेशन डंजन का सीन दिखाया जाता है। डैन और एलिया को इस सिमुलेशन बैटल के लिए एक साथ जोड़ा गया था, और अब वे दोनों एक काम रोशनी वाले चैम्बर के अंदर खड़े थे, जहां चारों ओर अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं। एलिया ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और थोड़ी घबराहट के साथ डैन की ओर मुड़ी। डैन, क्या तुम सच में इसके लिए श्योर हो? उसके सवाल पर डैन, जो पीछे खड़ा था, ने थकावट भरी सांस लेते हुए कहा, अरे थोड़ा भरोसा रखो। मैंने तो सोचा था कि तुम ही मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद नहीं? तुम्हें तो मुझसे मिलते ही लड़ाई करनी थी। एलिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, बिल्कुल याद है। हालांकि उस दिन तो मुझे ही हार मिली थी। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात आगे बढ़ाते, डैन का एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो गया, जैसे उसे कुछ आभास हो गया हो। बहुत बातें हो गईं। अगर सच में दोस्त बनना चाहती हो, तो बस वही करो जो मैं कहूं। 9 बजे से 3 दुश्मन आ रहे हैं। एलिया ने तुरंत 9 बजे की दिशा में मुड़कर देखा। सच में, एक बड़ा भेड़िया, जिसके नुकीले दांत चमक रहे थे, उस पर झपटा। लेकिन डैन की चेतावनी से पहले ही सतर्क, एलिया ने तेजी से अपनी तलवार चलाई और भेड़िए की गर्दन पर वार कर दिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, डैन ने वही शांत मुस्कान के साथ कहा, ऊपर से 2 और आ रहे हैं। अब वे विशाल चमगादड़ों से लड़ रहे थे, जो आक्रामक तरीके से अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। डैन ने तुरंत निर्देश दिया, इनकी कमजोरी इनके गर्दन पर है। इनके शरीर पर निशाना लगाओ, पंखों पर नहीं। उसकी बात सुनते ही एलिया ने अपनी तलवार से एक चमगादड़ को 2 टुकड़ों में काट डाला। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसकी आवाज में गुस्सा झलकने लगा। तुम बस ऑर्डर ही देते रहोगे या कुछ करोगे भी? यहां आकर मेरी मदद करो।
लेकिन डैन ने उसकी शिकायतें नजरअंदाज कर दी और उससे कहा, दो डैगर्स लेफ्ट एंड राइट से आ रहे हैं, उन्हें डिफ्लेक्ट करो। एलिया ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार से दोनों डैगर्स को रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, डैन ने फिर कहा, अच्छा किया। अब तुम्हारे राइट में एक पैरालिसिस गैस ट्रैप है, उसे अभी डिस्ट्रॉय करो और जल्दी से नीचे झुको। मेरे डायरेक्शन से एक एरो आ रहा है। एलिया ने मुश्किल से उस एरो से बचाव किया, लेकिन डैन की लगातार मिलती चेतावनियां अब उसे थका रही थीं। जैसे इतना ही काफी नहीं था, डैन ने फिर कहा, सावधान, पीछे से अटैक आ रहा है। एलिया ने जैसे तैसे समय पर अपनी तलवार उठाकर वार को रोका। एक विशालकाय, एक आंख वाले मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया था। उस वार की ताकत से एलिया पीछे की ओर फिसल गई और खुद को संतुलित रखने की कोशिश करने लगी। अब वो सच में गुस्से से भर गई थी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। गुस्से से कांपते हुए उसने कहा, अगर तुम्हें पहले से सब कुछ पता है तो तुम ही लड़ क्यों नहीं लेते? अगर हम दोनों मिलकर लड़ते तो हम जल्दी लेवल अप कर सकते थे। पीछे खड़े डैन ने सिर खुजाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। ऐसा नहीं था कि वह मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि वह कर ही नहीं सकता था। डैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो, मैं मदद करना तो चाहता हूं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। फिर उसने बिना कोई भाव बदले सीधा कहा, मैं एक ट्रैश टियर कैरेक्टर हूं, जिसके सारे स्टैट्स एफ रैंक पर फंसे हैं। सच कहूं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि यह सिर्फ एक सिमुलेशन बैटल है, इसमें कोई जानलेवा खतरा नहीं है। इसी वजह से मेरी डेस्परेट सर्वाइवल स्किल एक्टिवेट नहीं हो रही। ये मॉन्स्टर्स बस प्रोग्राम किए गए नकली दुश्मन हैं, जो तयशुदा तरीके से हमला करते हैं। और क्योंकि मेरी स्किल्स ऑयल पावरफुल नहीं है, मुझे असली लड़ाई के लिए जल्दी से जल्दी अपने बेसिक स्टैट्स बढ़ाने होंगे। उधर एलिया, जो अब भी फ्रंट लाइन पर थी, उसने खुद को हिम्मत देते हुए चिल्लाया, चलो अब इसे खत्म करते हैं। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और सीधा डैन की ओर दौड़ पड़ी। उसके चेहरे पर जुनून साफ झलक रही थी। यह देखकर डैन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रुको, क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान हूं जो तुम मुझे मारने के लिए आ रही हो? लेकिन उसकी सोच गलत थी। एलिया उस पर गुस्से में हमला नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बचाने के लिए दौड़ी थी, क्योंकि ठीक उसी समय एक मॉन्स्टर चुपके से डैन के पीछे आ गया था। सौभाग्य से एलिया ने समय पर प्रतिक्रिया दी और एक ही सटीक वार में उस एक आंख वाले राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और डैन को बचा लिया। कुछ पल के लिए डैन बिल्कुल चुप रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक दोनों तरफ से रंग बिरंगे स्ट्रीमर्स हवा में फूट पड़े। साथ ही एक मैसेज गूंजा, अमेजिंग स्पीड, आपने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सुनकर एलिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने चौंकते हुए डैन की तरफ देखा। रुको, मैं अकेले लड़ रही थी और फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया? लेकिन यह तो दो प्लेयर चैलेंज था। यह क्या हुआ? इसके जवाब में डैन ने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद किस्मत रही होगी। खैर, अगला एरिया ज्यादा मुश्किल होगा, तो अपना ध्यान रखना। गुड लक। उसकी बेपरवाह बातों ने एलिया को और गुस्से से भर दिया। उसके दांत भींच गए और उसकी आंखों में गुस्से की आग चमकने लगी, जैसे अभी उसे वहीं पकड़कर पीट देगी। स्पेशल ऑब्जर्वेशन रूम में, जो एक कम रोशनी वाला चैम्बर था, वहां मौजूद प्रोफेसर डैन और एलिया की लड़ाई को एक मैजिक प्रोजेक्शन स्क्रीन के जरिए देख रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के बाद एक जादूगरों की पोशाक पहने महिला, जो मैजिक डिपार्टमेंट की हेड भी थीं, उन्होंने संतोषजनक सिर हिलाया और कहा, लगता है अगले साल सिमुलेशन बैटल्स के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। क्या कहते हो कॉनराड? प्रोफेसर कॉनराड, जो उनके बगल में बैठे थे, ने आराम से अपने हाथ को पास बैठे एक अन्य प्रोफेसर के सिर पर टिकाते हुए जवाब दिया, शायद। यह डिजाइन डिपार्टमेंट द्वारा ही डेवलप किया गया था, है ना? फिर आगे कॉनराड ने कहा, लगता है मैं लकी हूं। जिस पर मैं नजर रखे हुए था, वो खुद को साबित कर रहा है। यह सुनकर फीमेल प्रोफेसर ने जिज्ञासा से भौहें उठाईं। ओह, तुम उसकी बात कर रहे हो, उस लड़की की जिसे अगले एग्जाम के लिए चुना गया है? लेकिन कॉनराड ने हल्की सी हंसी में जवाब दिया, नहीं, उसकी नहीं। उसका ध्यान फिर से मैजिक स्क्रीन पर गया और उसकी नजरें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं उसकी बात कर रहा हूं, डैन कैंपेल की। यह सुनते ही फीमेल प्रोफेसर ने डैन को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसने नाराजगी से कहा, वो तो चीटर है। क्या वो बस वॉरियर कैंडिडेट का फायदा नहीं उठा रहा? कॉनराड ने गहरी सांस ली। वो पहले ही समझ गया था कि फीमेल प्रोफेसर को असल बात समझ नहीं आई। यही प्रॉब्लम है मैजिस के साथ, जो अपना सारा टाइम बस अपनी छड़ी घुमाने में लगाते हैं। अपने हाथ मोड़ते हुए उसने समझाया, सिर्फ एक वॉरियर कैंडिडेट कभी भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वो लीड कर रहा है, लेकिन असली की वही है। उसकी पोजिशनिंग, कॉल्स का परफेक्ट टाइमिंग, उसकी सपोर्ट, हर एक मूवमेंट में एक अजीब सी प्रिसीजन है, जैसे वो 1000 बार बैटलफील्ड पर रह चुका हो।
ये सोचते हुए कॉनराड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे फीमेल प्रोफेसर, देखते हैं क्या होता है। सीन बदलता है। हमें डैन और एलिया को दिखाया जाता है। अचानक ट्रेनिंग हॉल के स्पीकर से आवाज आई, मैं कॉनराड हूं, नाइट डिपार्टमेंट का हेड। तुम दोनों को देखकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। मैजिक डिपार्टमेंट की हेड और मैंने एक शर्त लगाई है। हम देखना चाहते हैं कि क्या तुम दोनों हमारा रिकॉर्ड तोड़ सकते हो जो हमने फ्रेशमैन के तौर पर सेट किया था। अगर तुम कामयाब होते हो तो तुम मैजिक डिपार्टमेंट की हेड से कोई भी डिमांड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। वैसे भी जो रिकॉर्ड तुमने अभी तक सेट किया है वो भी काबिले तारीफ है। सच कहूं तो हमारा रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन है। कॉनराड के पूरा कहने से पहले ही डैन ने तुरंत जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे। उसकी तुरंत हामी सुनकर एलिया हैरान रह गई। दूसरी तरफ फीमेल प्रोफेसर दूर से देखा और मजाकिया अंदाज में हंसी, देखो इसे। लेकिन कॉनराड ने उसके तानों को नजरअंदाज किया और बस इतना कहा, मैं बेट लगाता हूं कि वो जीत जाएगा। फिर थोड़ा आगे झुकते हुए उसने कहा, तो ठीक है, शुरू करो। इस समय सीन चेंज हो जाता है और हमें एलेना को दिखाया जाता है। एलेना की करीबी दोस्त नाराजगी से बोली, तुम्हें हुआ क्या है? मैं समझती हूं कि तुम स्ट्रेस दूर करने आई हो, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एलेना, जो पसीने से तरबतर थी, धीरे से बोली, मुझे कुछ याद करना है। जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मुझे एक तकनीक सिखाई थी, लेकिन मैं उसे भूल गई। अब मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ। ट्रिस्टन ब्लड लाइन के बारे में एक डार्क अफवाह थी। एक तरफ अद्भुत टैलेंट और दूसरी तरफ अचानक पागलपन और हिंसा का खतरा। यही वजह थी कि उनके आखिरी दिन हमेशा ट्रैजिक होते थे। पानी पीते हुए उसकी दोस्त ने अचानक पूछा, क्या यह बात सीरियस तो नहीं है ना? एलेना ने सिर हिलाया, कोई चिंता नहीं, मैं ठीक हूं। क्या तुम पक्की हो? उसकी दोस्त को यकीन नहीं हुआ। यह सुनकर एलेना थोड़ी चिढ़ गई। मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी दोस्त ने तुरंत एक झटका दिया, तुमने जिस इंफॉर्मेशन के लिए कहा था वो अभी मिली है। डैन कैंपबेल फिलहाल अगली टर्म की वॉरियर कैंडिडेट एलिया के साथ है। एलेना की भौहें सिकुड़ गईं। तुम कह रही हो कि वो दोनों पार्टनर हैं? उसकी दोस्त ने सिर हिलाया, हाँ, शायद सिमुलेशन मैच के लिए, जहां दो लोगों की टीम जरूरी थी। एलेना ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर बोली, मुझे वहां ले चलो। उसकी दोस्त चौंक गई। तुमने अभी कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलेना शायद खुद भी नहीं जान पाई कि डैन और एलिया का नाम सुनते ही उसके हाथों ने पानी की बोतल पूरी ताकत से दबा दी थी, जब तक कि वो पूरी तरह से चकनाचूर नहीं हो गई। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैन प्रोफेसर कॉनराड के चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एलिया अब भी समझ नहीं पा रही थी कि डैन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने प्रोफेसर कॉनराड की चुनौती को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लिया? आखिरकार एलिया ने पूछ ही लिया, तुम क्या प्लान कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम स्किल्ड हो, लेकिन फिर भी क्या वाकई प्रोफेसर कॉनराड के रिकॉर्ड को तोड़ना जरूरी है? डैन का जवाब बिल्कुल ठंडेपन से आया, हाँ। यह सुनकर एलिया ने उस पर शक भरी नजरों से कहा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। क्या वाकई इसका कोई कारण है? डैन, जो इस गेम का एक्सपीरियंस्ड प्लेयर था, वो जानता था कि ये चैलेंज उसके लिए बस एक मामूली टेस्ट है। आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स के मूवमेंट पैटर्न में एक जैसा व्यवहार होता है, और अगर उनके कमजोर पॉइंट्स को पहचाना जाए तो ये आसान हो सकता है। लेकिन ये बात वह उसे नहीं बता सकता था, इसलिए डैन एलिया को मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। यह सुनकर एलिया के गाल गुलाबी हो गए। प्रोफेसर कॉनराड ने देखा कि वो दोनों तैयार हैं, तो मैजिक स्पीकर से बोला, मैं कॉनराड हूं, क्या तुम दोनों तैयार हो? डैन और एलिया ने एक साथ जवाब दिया, हम रेडी है। यह सुनकर कॉनराड ने कहा, परफेक्ट। अब बस एक आखिरी सेटिंग बची है, डिफिकल्टी लेवल। जितना ऊंचा सेट करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, डैन ने कहा, हाईएस्ट डिफिकल्टी। पास में खड़ी मैजिक फैकल्टी की प्रोफेसर की भौहें तन गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे इनकी एनर्जी पसंद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट डिफिकल्टी का मतलब लगभग रियल कॉम्बैट है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। डैन ने उसकी बात सुन ली और बड़ी सहजता से बोला, फिर भी मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए। प्रोफेसर कॉनराड ने उसकी दृढ़ता देखी और कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। फिर तुरंत सिमुलेटेड बैटल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। भारी भरकम मैकेनिकल आवाजें गूंज उठीं। एलिया का खूबसूरत चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी नसें तनाव से भरी हुई थीं। यह देखकर डैन मुस्कुराया और उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता मत करो कैंडिडेट वॉरियर, जो होना था हो गया। इस बीच फीमेल प्रोफेसर आराम से चाय की चुस्की ले रही थीं, जो अभी अभी असिस्टेंट ने सर्व की थी, लेकिन गर्म चाय के बावजूद उनकी आवाज ठंडी रही।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कॉनराड, तुम बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो। प्रोफेसर कॉनराड ने कहा, तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे ये पहली बार हो रहा है। क्या हमने अपने पिछले फ्रेशमैन के लिए भी यही नहीं किया था? फीमेल प्रोफेसर ने कहा, लेकिन ये अलग है। इस बार वो सच में मर भी सकते हैं। कॉन्फिडेंट कॉनराड ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस इंतजार करो प्रोफेसर। मैं जानता हूं कि वो इतना आत्मविश्वासी क्यों है, और अगर चीजें ज्यादा खतरनाक हो गईं तो हम इंटरवीन कर सकते हैं। तभी उस रूम में एक अनाउंसमेंट हुई, स्लॉटर मोड एक्टिवेट किया गया है। प्रूव योर सेल्व्स फ्रेशमैन। ऊपर से कई तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स एरिना में उतरने लगे। उनकी खून की प्यासी नजरें डैन और एलिया पर टिकी थीं। यह डरावना नजारा देखकर एलिया ने जबड़े भींच लिए और कहा, शिट। वहीं डिजाइन फैकल्टी का एक स्टाफ मेंबर मन ही मन रो रहा था। हमारी डिजाइन फैकल्टी तो गई, लेकिन डैन के लिए जितना ज्यादा खतरा उतनी ही ज्यादा एक्साइटमेंट। तभी सिस्टम ने रेड वार्निंग फ्लैश की, डेंजर डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल लाइफ थ्रेटनिंग। साथ ही डैन की पैसिव स्किल डेस्परेट प्ली मैक्सिमम इंटेंसिटी पर एक्टिवेट हो गई। उसके पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ गई। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया। उसका निशाना ऊपर से गिरते राइनो जैसे बीस्ट की ओर था। नतीजा, एक ही वार में तलवार से निकली रोशनी की धार ने उस विशाल काय मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रोफेसर कॉनराड, जो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे थे, खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जोर से चिल्लाया, मुझे पता था, यही है वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। देखा फीमेल प्रोफेसर? पीछे से फीमेल प्रोफेसर इतनी चौंक गईं कि उनकी चाय भी छलक गई। वहीं डिजाइन डिपार्टमेंट का स्टाफ तो हैरानी से अपनी आंखें फाड़े खड़ा था। इसी दौरान एलिया ने डैन की जबरदस्त ताकत देखी और उसकी सारी चिंताएं मिट गईं। डैन, मुझे पता था। फीमेल प्रोफेसर तेजी से स्क्रीन की ओर भागी और डिस्प्ले को देखते हुए हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? अभी कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल बेकार था। प्रोफेसर कॉनराड ने मुस्कुराते हुए हाथ बांध लिए, मुझे लगता है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तुम्हें दोष नहीं दूंगा। अगर मुझे उसकी स्किल के बारे में नहीं पता होता तो मैं भी तुम्हारी तरह ही रिएक्ट करता। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा मॉन्स्टर्स भी स्ट्रांग होते जाएंगे, और वो भी। ये एक पैरेलल ग्रोथ है। उसी पल से लड़ाई का पूरा पलड़ा डैन और एलिया के पक्ष में झुक गया। ट्रेनिंग चेंबर में मौजूद मॉन्स्टर्स की संख्या तेजी से घटने लगी। एक तरफ एलिया ने अपनी तलवार एक विशाल काय लाल मकड़ी के शरीर में घुसा दी। उसे मजबूती से वहीं जकड़ते हुए चिल्लाई, करो डैन। बिना किसी हिचकिचाहट के डैन ने एलिया के कंधे का सहारा लिया और खुद को हवा में ऊंचा उछाल दिया। एकदम परफेक्ट मूवमेंट के साथ उसने ट्रिस्टन की स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया और तेज रफ्तार से लगातार वार करके लाल मकड़ी के शरीर को चीर कर रख दिया। एक ही पल में उस बीस्ट का अंत हो गया और वो बाकी मॉन्स्टर्स के साथ गिर पड़ा। जैसे ही उन्होंने अंतिम वार किया, एक तेज सिस्टम अनाउंसमेंट चैम्बर में गूंज उठा, बधाई हो, यह शक्ति का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है। डेन कैंपबेल, एलिया क्रिक, तुम दोनों ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो विशाल लाल मकड़ी अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने अपनी एक विशाल टांग से वार किया, जिसका निशाना डेन था, जो अभी भी अपनी जीत के जश्न में डूबा था। एलिया ने पीछे से चिल्लाया, डेन, नीचे झुको। लेकिन इससे पहले कि वो वार पूरा होता, अचानक मकड़ी का पूरा शरीर टुकड़ों में बिखर गया। आखिरी वार देने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कॉनराड था। बधाई हो, लगता है कि तुमने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे आने वाले कई सालों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नया छात्र आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स को ऐसे खत्म कर देगा जैसे कि ये कोई आसान टास्क हो। फिर उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रखी और प्रोफेसर पर्सी की ओर मुड़े, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। मैं जीत गया पर्सी। अच्छा लग रहा है ना? इस फीमेल प्रोफेसर का नाम पर्सी है। पर्सी ने चिढ़ते हुए अपनी नजरें फेर लीं। इसके बाद दोनों प्रोफेसर्स ने डैन और एलिया को उनके वादे के अनुसार इनाम दिए। एलिया ने अपने हाथ में पकड़े कागज पर नजर डाली और हैरानी से हल्की सी चीख निकल गई। विजन वेयर हाउस से कोई भी आइटम किराए पर लेने की अनुमति और मैजिक डिपार्टमेंट के हेड से कोई भी एक फेवर मांगने का अधिकार। ये तो कमाल है। उसके पास खड़े डैन ने झांक कर पेपर देखा और कहा, यह कोई ऐसा इनाम नहीं है जो न्यू स्टूडेंट को आसानी से मिलता हो। और हमें एक जैसा इनाम मिला है। एलिया, जो अभी भी उत्साह से भरी हुई थी, अचानक जिज्ञासु हो गई और डैन की ओर मुड़ी। हे डैन, मैं तुमसे काफी समय से पूछना चाह रही थी, तुम हर हालात में इतने शांत कैसे रहते हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से सब पता हो कि क्या होने वाला है।
या फिर जैसे तुमने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा हो? तुम्हारी मूवमेंट्स देखकर ऐसा ही लगता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, लड़के अपने दोस्तों के साथ ऐसा करते हैं, है ना? मेरा मतलब है फिस्ट बम्प। डैन ने हल्की सी सांस ली और बोला, सीरियसली? फिर भी उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से उसका मुक्का एलिया के हाथ से टकराया। उसके साथ ही एलिया की डैन को लेकर क्यूरियोसिटी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई और उसका भरोसा भी बढ़ गया। एलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मिलते हैं डैन। यह कहकर वह तेजी से वहां से निकल गई। डैन ने उसे जाते हुए देखा और कहा, पता नहीं वो बस फ्रेंडली है या फिर थोड़ी अजीब। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, मैं भी यही सोचती हूं। यह सुनकर डैन ने चौंक कर सिर मुड़ा और पीछे देखा। वह जोर से उछल पड़ा। उसके सामने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एलेना खड़ी थी, जिसे डैन के चौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने सीधे सवाल कर दिया, क्या तुम एलिया को पसंद करते हो? डैन का गला सूख गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। राहत बस इतनी थी कि कोई डरावनी रेड नोटिफिकेशन नहीं आई थी। मतलब डेस्परेट सर्वाइवल स्किल एक्टिवेट नहीं हुई थी। कम से कम फिलहाल एलेना का कोई बुरा इरादा नहीं लग रहा था। डैन ने सोचा, रुको, इस सवाल का जवाब तो साफ है ना? मैं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हूं। लेकिन जब डैन ने जवाब नहीं दिया तो एलेना का चेहरा ठंडा ही रहा। उसने दोहराया, मैं बस एक बार और पूछूंगी, क्या तुम एलिया को पसंद करते हो? जैसे ही उसने दोबारा सवाल पूछा, सिस्टम ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हुए एक चेतावनी दी, डेंजर डिटेक्टेड, डेंजर डिटेक्टेड। डैन का चेहरा पसीने से भीग गया और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे कुछ तो कहना होगा, उसने सोचा, और अपनी जान बचाने के लिए डैन के मुंह से पहला जवाब निकल पड़ा, सुनिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, भले ही मैं इस पूरे समय एलिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे मिलना चाहता था। उसके इतना कहते ही एलेना, जो एक खतरनाक विलन के तौर पर जानी जाती थी, थोड़ी देर के लिए चौंक गई। वहीं डैन अपने मन में खुद को कोस रहा था, तुम क्या बकवास कर रहे हो डैन कैंपेल? और ये इतना कन्विंसिंग क्यों लग रहा है, बेवकूफ? लेकिन एलेना के चेहरे पर यह सुनकर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वह किसी निष्कर्ष पर पहुंची हो। तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम इस पूरे समय मेरे बारे में सोच रहे थे? यह सुनते ही डैन ने तेजी से सिर हिलाया, जैसे कोई मुर्गा दाना चुग रहा हो। हाँ, बिल्कुल, यही मतलब था मेरा। एलेना ने डैन की ओर देखकर कहा, क्यों? अब डैन ये सुनकर पूरी तरह से जम गया और उसने कहा, अब मैं क्या जवाब दूं? डैन हकलाने लगा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही एलेना ने अपने बाल पीछे की ओर किया और हल्की सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, शायद ये बस फ्रेंडशिप वाली चीज है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेन में तुम्हारी जान बचाई थी। इसलिए बस तुम प्रायोरिटी लिस्ट याद रखना, बस इतना ही। डैन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, प्रायोरिटी लिस्ट? ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि डैन कुछ समझ पाता, एलेना ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया और उसने कहा, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये लेटर कल देने वाली थी, लेकिन इसे अकेले में खोलना। डैन ने हाथ में पकड़े लेटर को देखा। उसके चेहरे पर चिंता और शक साफ झलक रहा था। क्या ये कोई लव लेटर है या फिर कोई चैलेंज? आखिर ये है क्या? ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं था। उधर एलेना उसकी उलझन से बेखबर थी। उसने हल्की सी नजरें चुराते हुए कहा, मैंने सोचा था यह लेटर मैं तुम्हें कल दूंगी, लेकिन मैं अभी दे रही हूं। इस लेटर को अकेले में खोलना, ठीक है? और फिर बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई, डैन को और भी उलझन में छोड़कर। और डैन वहीं खड़ा रह गया, हाथ में वो लेटर पकड़े हुए। समय जल्दी बीत गया और जैसे ही डैन अपने कमरे में लौटा, उसने तुरंत लिफाफा फाड़कर उसके अंदर का संदेश पढ़ा। तो वो चाहती है कि मैं उसका पार्टनर बनूं? डैन ने मन ही मन सोचा। ओह हाँ, कल फ्रेशमैन वेलकम बैंक्वेट है। मैं तो इसे भूल ही गया था। उसके लिए पार्टनर बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इवेंट में उसके साथ समय बिताना था। लेकिन असली समस्या थी, अगर मैंने उसका रिक्वेस्ट ठुकरा दिया तो न केवल उसका मेरे लिए अफेक्शन लेवल कम हो जाएगा, बल्कि वो मेरी दुश्मन भी बन सकती थी। इन्हीं सब बातों में उलझा डैन तब चौंक गया जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी एलिया। डैन ने धीरे से बड़बड़ाया, मुझे लगा था कि तुम ही होगी। एलिया की आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। उसने अपनी बाहें मोड़ी और मुस्कुराकर बोली, तुम जल्दी समझ गए। इतना कहकर उसने डैन को एक और इनविटेशन लेटर थमा दिया। डैन ने यह देखकर कहा, क्या फिर से? उसकी बात सुनकर एलिया का चेहरा जिज्ञासा से भर गया। क्या मतलब फिर से? क्या किसी और ने तुम्हें पहले ही दिया है? डैन ने तुरंत अपने शब्दों को संभाल लिया। न नहीं, मेरा मतलब था, ये क्या है? लेकिन दिल ही दिल में उसे पहले ही अंदाजा था कि उस लेटर में क्या हो सकता है। डैन ने मन ही मन सोचा, कहीं एलिया भी वही रिक्वेस्ट करने तो नहीं आई जो एलेना ने की है। अब एलिया के दृष्टिकोण से उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या लगता है कि इसके अंदर क्या है?
ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने तो उसी सिम्युलेटेड बैटल के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें ये लेटर दूंगी, और अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बनाए रूल्स की वजह से मुझे यहां ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन चलो, इस लेटर को जल्दी से पढ़ लो। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से निकल गई, और डैन वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से हक्का बक्का। आखिरकार उसने सिर पकड़कर गहरी सांस ली और अपने कमरे में वापस लौट आया, खत पढ़ने के लिए। दुनिया में इतने अजीब लोग क्यों हैं? क्या ये भी एक और पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट है? अगर ये एलिया की तरफ से है, तो हो सकता है कोई चैलेंज भी हो। लेकिन उसने कहा था सरप्राइज, तो हो सकता है मैं फंस गया हूं। डेन हैरान होकर कहता है, यह तो एक पार्टनर रिक्वेस्ट है। अब तो मैं पूरी तरह फंस गया हूं, क्योंकि अब मुझे फाइनल बॉस और मेन कैरेक्टर में से किसी एक को चुनना होगा। ये सब तो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं होना चाहिए था, है ना? अगर मैंने एलेना को चुना, तो प्रोटैगनिस्ट की नजरों में मैं विलेन बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने एलिया को चुना, तो शायद मैं एलेना का दुश्मन बन जाऊं, और मैं उसके हाथों मर भी जाऊं। और अगर दोनों को ही मना कर दिया, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों अभी इंटरेस्ट फेज में हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या मुझे दोनों के साथ ही जाना चाहिए? जितना डैन इस बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि अगर उसने एक को चुना और दूसरे को ठुकराया, तो वो मौत को बुलावा दे रहा है। सीन चेंज होता है, हमें फ्रेशमैन वेलकम बैंक्वेट का दिन दिखाया जाता है। हॉल में पहले से ही भीड़ जमा थी, और स्टूडेंट के बीच हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। क्या तुम क्लास ए के स्टूडेंट हो? तुम प्रोफेसर के क्लास में हो? इसी भीड़ में एलिया, जो अब बेहद खूबसूरत लग रही थी, ने हाथ उठाकर खुद को हवा दी और एक गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाई, उफ, इतने लोग! ये जगह तो जैसे कोई पिक्सटाई बन गई है। फिर उसने अपने बगल में खड़े डैन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, वैसे मेरे साथ आने के लिए थैंक्स। डैन, जो शांत और गंभीर दिख रहा था, बस इतना ही बोला, हाँ। दोबारा सीन चेंज होता है और हमें किसी फाउंटेन के पास एक और डैन को बैठा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन इस डैन की हेयर स्टाइल अलग थी। इस सिचुएशन को समझाने के लिए असल में जो डैन एलिया के साथ था, वो सिर्फ उसका एक क्लोन यानी डॉपलगैंगर था। ये एक क्लोन प्रोजेक्शन था, जिसकी कीमत 1000 पॉइंट्स थी, और डैन ने इसे 1000 पॉइंट्स में खरीदा। पॉइंट्स शॉप से खरीदा था। इस एबिलिटी से डैन अपने जैसा एक कॉपी बना सकता था, जिसमें असली डैन के सभी फायदे भी क्लोन पर लागू होते थे। उसी समय सिस्टम ने उसे एक इवेंट नोटिफिकेशन भेजा, डबल डेट। तुमने दोनों के साथ डेट पर जाने का फैसला किया है, कितना शानदार। लेकिन इवेंट खत्म होने तक ध्यान रखना कि पकड़े ना जाओ। अगर तुम फेल हुए तो पेनल्टी मिलेगी। सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए डैन ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, मैंने इस पर अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए। भले ही ये सिर्फ एक क्लोन है, लेकिन काम चल जाना चाहिए। पर फिर भी ये प्लान बुरी तरह फेल हो सकता है। अगर किसी ने मुझे और मेरे क्लोन को एक साथ देख लिया, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इसके पर्सनैलिटी मोड को कोल्ड एंड मिस्टीरियस पर सेट करना चाहिए, ताकि कम से कम इंटरेक्शन हो। डैन अभी अपने प्लान का एनालिसिस कर ही रहा था कि अचानक पास से एक जोरदार गुर्राहट गूंज उठी। एक जंगली जानवर लोहे के पिंजरे में कैद था और बुरी तरह तड़प रहा था। ये आवाज सुनकर डैन चौंका, लेकिन तुरंत एक नजर डालकर बड़बड़ाया, ये तो बस कोई एक्सपेरिमेंटल क्रीचर है। लगता है ये लोग उस पर कोई प्रयोग कर रहे हैं। यही वो चीज है जो मेन इवेंट को ट्रिगर करेगी। मुझे बस उस इवेंट को सरवाइव करना है, क्योंकि मैं एलेना और एलिया के साथ हूं। इसलिए चीजें ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन अगले ही पल सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन सामने आया, अब तुम सिर्फ एक लड़के नहीं रहे। डैन इस नोटिफिकेशन को देखकर कुछ समझ नहीं पाता और हैरानी से कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी उसके शरीर से हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाता है, और उसी वक्त एलेना वहां आ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन अचानक वह रुकी और सूंघते हुए बोली, ये कैसी खुशबू है? क्या तुमने कोई परफ्यूम लगाया है? डैन थोड़ा हैरान हो गया और ऑकवर्डली जवाब दिया, नहीं, बस आसपास के फूलों की खुशबू थोड़ी स्ट्रांग है। लेकिन डैन अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि एलेना का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसकी नजरें हिलने लगीं और उसने धीमे से कहा, मुझे पता है कि यह खुशबू तुमसे आ रही है, लेकिन यह खुशबू तो मुझे पागल कर रही है। एलेना का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, मानो वो हीट में हो। डैन के अंदर की वार्निंग बेल्स जोर से बज उठीं। उसने फौरन अपने हाथ हवा में लहराए, जैसे उस स्मेल को खुद से दूर भगाना चाहता हो। डैन ने सिस्टम को मन ही मन कहा, इस फेरोमोन्स नामक चीज को जल्दी बंद करो। लेकिन जवाब उसे शांत करने वाला नहीं मिला, बल्कि सिस्टम ने एक ठंडी नोटिफिकेशन दे दी। फेरोमोन का प्रभाव टारगेट एलेना पर लागू हो चुका है।
टारगेट अपनी ओर आकर्षित होने की भावना को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। डैन के बगल में खड़ी हमेशा ठंडी रहने वाली एलेना अब उसकी तरफ प्यार से देख रही थी। उसने धीरे से सांस ली और कहा, डैन, मैं सोच रही थी, इससे पहले मैंने ये क्यों नहीं देखा, तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मर्दाना हो। डैन इस बात से खुश नहीं हो सकता था। उसकी हर एक सेंसेस उसे मौत का संकेत दे रहे थे। डैन ने मन ही मन कहा, नहीं प्लीज, बस अब रुक जाओ। डैन ने जल्दी से एलेना से कहा, क्यों ना हम इवेंट में कुछ स्टॉल्स देख लें, पास में ही कुछ लगे हैं। एलेना ने उसके चेहरे को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है डैन, फिर तुम रास्ता दिखाओ। डैन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उसे अंदाजा था कि इस समय तक उसका क्लोन और एलिया मिल चुके होंगे। बस मुझे उनसे टकराना नहीं है, सब कुछ सही चलता रहे, बस यही जरूरी है। उसने कैजुअली सुझाव दिया, चलो उस स्टॉल से कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। एलेना ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए उसकी ओर देखा, जैसे उसकी बात का कोई गहरा मतलब तलाश रही हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है। सीन बदलता है। दोनों एक खाने की दुकान पर पहुंचते हैं। डैन ने एक खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? जैसे ही उसने ये कहा, उसे एहसास हुआ कि उसने सबसे गलत सुझाव दे दिया है। एलिया हमेशा अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखती थी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे किसी भी हालत में फेरोमोन का असर कम करना है, लेकिन किस्मत जैसे डैन के खिलाफ साजिश कर रही थी। एलिया की आंखों में अचानक से खुशी की चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? डैन उसकी बात सुनकर सोचता है, अगर मैं दिखाऊं कि मुझे ये खाना पसंद नहीं आया, तो शायद ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। एलेना ने डैन से पूछा, क्या तुम्हें यह खाना पसंद आया? डैन अपने मन में सोचता है, मुझे अपने रिलेशनशिप को बनाए रखना है और साथ ही मुझे एलिया से दूरी भी बनाए रखनी है। स्नैक्स खत्म करने के बाद दोनों एक सजावटी सामान बेचने वाले स्टॉल की ओर बढ़े। एलेना वहां की चमचमाती चीजों को देखने लगी, फिर डैन की तरफ मुड़ी और पूछा, लगता है ये लोग एक्सेसरीज बेच रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए डैन? डैन ने तुरंत मना कर दिया और जवाब में कहा, नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहता हूं। ये वो था जो उसने जुबान से कहा, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। डैन ने अपने मन में सोचा, क्या एलेना के लिए गिफ्ट? बिल्कुल नहीं। मुझे उसकी अट्रैक्शन कम करनी है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ देना होगा जो उसकी पसंद से पूरा ही उल्टा हो। यही सोचते हुए डैन ने सामने लगे स्टॉल पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक बटन पर पड़ी। उसने उसे उठाया और एलेना की ओर बढ़ाया और उससे पूछा, यह बटन अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें यह बटन चाहिए? आम हालातों में अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऐसा तोहफा दे, तो उसे तुरंत फोन नंबर ब्लॉक होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना साधारण तोहफा मिलने के बावजूद एलेना ने खुशी से उसे स्वीकार कर लिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में मुझे अपने नए यूनिफॉर्म के लिए एक बटन चाहिए था। वहीं डैन ने निराशा में होंठ काट लिए। ये सच में मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया। पास की एक विश्राम जगह पर बैठकर उन्होंने ड्रिंक्स लीं। तभी अचानक एलेना ने पूछा, वैसे क्या तुमने अपने मेजर के बारे में फैसला कर लिया? डैन ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने तय कर लिया है, मैं थियोलॉजी में मेजर करूंगा। एलेना को हैरानी हुई। उसने कहा, थियोलॉजी? क्या तुमने नाइट डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी टैलेंट के लिए वो ज्यादा सही रहेगा। डैन ने सिर हिलाया, नहीं, थियोलॉजी में मुझे कुछ जरूरी सीखना है। मन ही मन उसने सोचा, मैंने ये रास्ता एक वजह से चुना है। दूसरी ओर एलेना की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने डैन से पूछा, कुछ सीखना है क्या? डैन ने जवाब दिया, मैं जिसे सबसे ज्यादा कीमती मानता हूं, उसकी रक्षा करने के लिए मुझे ये सीखना होगा। एलेना ने पूछा, और वो कीमती चीज क्या है जिसे तुम बचाना चाहते हो? डैन ने एलेना की ओर देखते हुए कहा, जब मैं छोटा था तब से ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं सुरक्षित रखना चाहता था। डैन सोचता है, मेरी जिंदा रहने की उम्मीद तुम्हारे डाउनफॉल पर टिकी है। यही इवेंट मेरे एंडिंग को सुरक्षित करेगा। भविष्य में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ होने वाला वो इवेंट उस चैप्टर का बॉस होली स्किल के खिलाफ कमजोर है। एलेना ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मुझसे जुड़ना भी इसी वजह से है? डैन ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, एलेना ने उसे बीच में रोक दिया। मैं ट्रिस्टन फैमिली के कर्ज के बारे में जानती हूँ। वही कर्ज जो हमारे परिवार के हर सदस्य को पागल बना देता है। डैन ने कहा, क्या उसे तोड़ने का तरीका मेंटल ट्रेनिंग नहीं है? एलेना की नजरें तेज हो गईं और उसकी आवाज ठंडी। तुम्हें पता है कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? डैन ने बिना झिझक के जवाब दिया, एंजल्स की ब्लेसिंग, एक चमत्कार जिसमें दो आर्क एंजल्स अपनी कृपा किसी पर बरसाते हैं। कम से कम ऐसा ही कहा जाता है। एलेना ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, बिल्कुल सही।
और यही वजह है कि वो इतना ही मुश्किल है। इसीलिए ट्रिस्टन परिवार की इतनी उपलब्धियों के बावजूद हम डर में जीते हैं। उसने फिर से डैन की ओर देखा और कहा, तो फिर बताओ, तुम हमेशा मेरे इतने करीब क्यों रहते हो? जब भी कोई मुझे मारने की कोशिश करता है, तुम वहीं क्यों होते हो? आखिर तुम क्या प्लान बना रहे हो? डैन कुछ पल चुप रहा, फिर सीरियस होकर बोला, जिस चीज को मैं बचाना चाहता हूं, वो तुम हो। ये शब्द सुनते ही एलेना हैरान हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? डैन ने बिना हिचक के कहा, अगर मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, बस। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। एलेना ने हल्की सी हंसी में बालों को सुलझाते हुए कहा, मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन तुम वाकई एक अजीब इंसान हो। डैन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने ये बात पहले भी कई बार सुनी है। डैन ने अपने मन में सोचा, मैंने एलेना को पूरी सच्चाई बता दी है। मुझे उम्मीद है कि उसकी जिज्ञासा मेरी बातों से शांत हो जाएगी। इसी समय अकादमी के एक और हिस्से में डैन का क्लोन और एलिया अंडरग्राउंड चैम्बर में उतरे। दोनों के हाथों में रेड वाइन के ग्लास थे। सामने एक लंबा, हल्की रोशनी वाला कॉरिडोर फैला था, जिसके दोनों ओर मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे कई एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर बंद थे। कोई भी कुछ नहीं बोला। एलिया को महसूस हुआ कि आज डैन का रवैया कुछ अलग है। उसने अपने मन में सोचा, क्या वो मुझसे नाराज है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिरकार उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एलिया ने डैन से पूछा, हम यहाँ नीचे क्यों जा रहे हैं? डैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने एलिया को और अनकंफर्टेबल कर दिया। मुझे उसके करीब जाना होगा ताकि ट्रिस्टन फैमिली के बारे में और जान सकूं। लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मर्दों से कैसे डील किया जाता है। सोचते सोचते उसने इधर उधर नजर घुमाई और भौहें चढ़ा ली। ये जगह, ये किसी नर्क से कम नहीं लग रही। चारों ओर जिंदा राक्षस हैं। क्या इन्हें वाकई स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रोफेसर्स कितने गैर जिम्मेदार हैं जो इन्हें इस तरह बंद करके रखते हैं। उसकी आवाज में नाराजगी झलक रही थी। उसी वक्त एक पिंजरे के अंदर से एक गहरी, गूंजती हुई गुर्राहट सुनाई दी। एलिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और लोहे के पिंजरे में झांकने लगी। ये राक्षस, ये मेरी उम्मीद से भी बड़े हैं। लेकिन रुको, इन्हें जकड़ा क्यों नहीं गया? शक की लकीरें उसके चेहरे पर उभर आईं। तभी लोहे की सलाखों से जुड़ा एक छोटा सा डिवाइस अचानक लाल रंग में चमका। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। डैन का क्लोन झट से आगे बढ़ा, एलिया को पकड़कर पीछे की ओर उछला। धमाके की गूंज पूरे हॉल में फैल गई, जिससे पूरा चैम्बर हिल गया। एलिया अभी भी सदमे में थी, लेकिन खुद को किसी की मजबूत पकड़ में पाया। एलिया डैन को देखकर बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? डैन ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरा काम था। और जैसे ही उसने ये कहा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एलिया ने घबराकर पुकारा, डैन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, एक खौफनाक, जानलेवा आभा पूरे चैम्बर में फैल गई। एलिया के सेंसेस तुरंत सतर्क हो गए। धमाके ने कुछ पिंजरों को तोड़ दिया था, जिससे कई एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर आजाद हो चुके थे। उनकी चमकती लाल आंखें क्रूर भूख से जल रही थीं और वे एलिया की ओर घूर रहे थे। पर एलिया जरा भी नहीं डरी। उसने मलबे के बीच से लोहे की एक रॉड उठाई और अपनी पकड़ मजबूत की, और उसने डैन के सामने आकर कहा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें और बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और बताओ कि तुम चाहते हो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। और ये भी बताओ कि अगला कौन सा मनहवा या वेबटून तुम चाहते हो हम कवर करें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिक मनहवा रिकैप्स मिलते रहें। तुम्हारा फीडबैक तय करता है कि हम आगे क्या बनाएं, तो खुलकर बताओ। ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी मनहवा की दुनिया, हम तो बस उसे जिंदा करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक के लिए गुड बाय।